नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 19 सितंबर से राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। और इससे पहले जो आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूं, हिंदी का एक बहुत बड़ा वेटेज है, यानी कि 20 प्रश्न आने वाले हैं। और आज वाली क्लास आपको इसके अंदर सफलता दिलाने वाली है, क्योंकि मैंने संपूर्ण हिंदी यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस इस एक ही क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास को देख के जाएंगे निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, नंबर बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को पूरा ध्यान पूर्वक देख के जाइएगा। इस क्लास में मैंने हिंदी के पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और पूरा का पूरा एकदम रिवीजन करने वाला है। और सुपर फास्ट क्लास ये चलने वाली है। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ में बने रहिएगा और इस क्लास का रिवीजन करके जाएगा, जिससे कि आपको एक आत्मविश्वास बढ़िया जागे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस सबसे पहले वाला टॉपिक हमने संधि ले रखा है। संधि का सबसे बड़ा रोल है और संधि वाला सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद में जितना टॉपिक है उस सब का सब हमें इस क्लास के अंदर क्लियर करने वाला है। उसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस चैनल पर अगर कोई भी विद्यार्थी या फिर साथीगण जो कि नया है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं ऐसी क्लासें अपलोड कर रहा हूं जो कि आपको परीक्षा के लिए सफलता दिला सकती है। जैसे कि मैंने आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक संपूर्ण राजस्थान भूगोल की क्लास डाल दी है। उससे पहले मैंने एक संपूर्ण राज्य व्यवस्था की क्लास भी डाल दी है। उससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की जो जनवरी से लगाकर अगस्त तक की भी अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो फिर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अधिकतम जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध होती रहेगी। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि क्लास आपको कैसी लगी, ये लेक्चर आपको कैसे लगा। पसंद आया तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, पहला सबसे पहले हम संधि के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाला है और स्पीड से चलेंगे भाई, तभी तो इतने सारे टॉपिक हो पाएंगे, नहीं तो फिर छूटने का चांस रहता है। इसलिए हम पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले संधि वाला टॉपिक लेते हैं। देखिए, संधि के मुख्यतः 3 भेद है: सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले सवर संधि है, और सवर संधि के भी कितने भाग है? देखिए, सवर संधि के 5 भाग है, और उसमें से सबसे पहला आ रहा है, ये कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको सीधा सा इतना ही ध्यान रखना है, सीधा यहां आ जाएगा। देखिए, अ या आ के बाद में अगर अ या आ आता है, हमेशा बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, पहला नियम है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का एक ही नियम है कि अ या आ के बाद में अ या आ आता है तो आ हो जाता है, और ई या ई के बाद में ई या छोटी या बड़ी आती है तो ई हमेशा बड़ी हो जाती है। और ऊ छोटा ऊ बड़ा, ऊ छोटा ऊ बड़ा, अगर दोनों का मेल होता है हमेशा ध्यान रखिएगा ऊ बड़ा होगा। बस यही नियम है। नियम आपको अगर क्लियर हो गया हो तो आप आ जाइएगा उदाहरण पर। देखिए, सबसे बड़ा आपको यही ध्यान रखना है, ऊ बड़ा, आ बड़ा, ई बड़ी। ठीक है, आ बड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि एक अ होता है एक आ होता है, मैं आपको आ बड़ा याद कर लेना। ठीक है ना। अब देखिए, अन धन अभाव अनाभाव, कैसे? अ आ हो गया। ठीक है। भोजन धनालय, भोजनालय, अ का आ हो गया, अ और आ मिलने के बाद में। विद्या धन अर्थे, विद्यार्थी। महाधनालय, महाधनात्मा, महात्मा। गिरे धन इंद्र, गिरेंद्र। गिरे धनेश, गिरेश। ध्यान से देखेगा, ये उदाहरण सीधा डायरेक्ट आपको इन्हीं उदाहरणों में से प्रश्न मिलने वाला है। संधि के 5 से 6 क्वेश्चन आने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रजनी धनेश, रजनीश। भानुधन उदय, भानुदय। अंबुधन उर्मी, अंबुर्मी। वधुधन उत्सव, वधु-उत्सव। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाई या तो यहां पर ऊ छोटा होगा, यहां पर यह ऊ बड़ा होगा, लेकिन हमेशा दोनों मिलने के बाद में ऊ बड़ा बनेगा। दीर्घ संधि के अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऊ बड़ा होगा, आ होगा और ई बड़ी होगी। मतलब 2 स्वरों के मेल से मेल होने के बाद में हमेशा कौन सा? आ हो जाएगा, ई बड़ी हो जाएगी, ऊ बड़ा हो जाएगा। ये हमारा कौन सा नियम हो गया? दीर्घ संधि वाला नियम एक कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण आता है तो आपका एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि, गुण संधि के बारे में आप सीधा यहां आ जाइएगा। देखिए, गुण संधि के बारे में यह है, अगर अ आ के बाद में, देखिए अ या आ के बाद में अगर ए छोटे ए बड़ी आती है तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए छोटा हो जाएगा। अगर अ या आ के बाद में ऊ छोटा ऊ बड़ा आ जाए तो सीधा ओ हो जाएगा। ओ कैसा? छोटा वाला। और अगर अ या आ के बाद में री आता है तो अर हो जाएगा। बस
यही 3 नियम आपको याद रखने हैं कि अगर अ आ के बाद में, सीधा सा नाम नियम यह है, अगर अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में, अगर अ या आ के बाद में ई या ई आ जाए जो छोटा है, अगर अ या आ के बाद में ऊ या ऊ बड़ा आ जाए तो ओ छोटा होगा, ठीक है। और अगर अ या आ के बाद में री आ जाए तो अर हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है, ए छोटा, ओ छोटा और रे अगर आते हैं तो हमेशा वहां पर संधि कौन सी होगी, गौण संधि होने वाली है। अब देखिए उदाहरण पे आ जाएगा, देवधन इंद्र देवेंद्र, गणधन एस गणेश, यथाधन एष्ट यथेष्ट, रमाधन एस रमेश। क्या हो रहा है देख लीजिएगा, यहां ए छोटा हो रहा है, यहां गणेश में ए छोटा हो रहा है क्योंकि और ए हो रहा है, और ए हो रहा है, और आ और ई ए हो रहा है, और आ और ई ए हो रहा है। ए हमेशा छोटा हो रहा है, अगर बड़ा होता तो डबल मात्रा लग जाती, भाई ध्यान रखना, ये बड़ा वाला नहीं है, ठीक है ना, छोटा वाला ही है। देखिए अगला देखिए, विरोचित धन वीर, यानी कि विरोचित लिख रखा है, उल्टा हो गया, विरोचित वीर धन उचित तो हो गया विरोचित, यानी कि अ और उ मिला तो ओ छोटा हो गया। जल धन उर्मी जलोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी। क्या हो रहा है, ओ छोटा हो रहा है भाई। अगर ओ बड़ा हो जाए, यही आप देख लीजिएगा, ए बड़ा हो जाए, ओ बड़ा हो जाए तो वर्धी संधि हो जाएगी भाई, इसलिए ध्यान रखना ये छोटा वाला है, इसका मतलब यहां पर गुण संधि है। कर्णव धन रेसे कर्णव रेसे, महाधन रेसे महर से। क्या हो रहा है, अ के बाद में अगर री आ रही, अ या आ के बाद में री आ रही है तो ध्यान रखना क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब देखिए अ क्या हो गया, अ तो भाई साहब इसमें मिल गया ना, इसमें मिल गया और र ऊपर चला गया, ठीक है, र आधा था क्योंकि ये पहले बोल रहा है ना, र आधा होगा। तो ये हो गया अपना गुण संधि का नियम। क्या है, वापस से देख लीजिएगा, अ या आ के बाद में ई या ई आती है, ए छोटा हो जाएगा। अगर अ या आ के बाद में ऊ और ऊ बड़ा आता है, ओ छोटा हो जाएगा। अ या आ के बाद में अगर क्या आता है, अगर री आता है तो फिर अर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गुण संधि। 2 संधि क्लियर हो चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। थोड़ा स्पीड से बनना चलेंगे भाई, अगर किसी को स्पीड ज्यादा ही लगे तो वीडियो की स्पीड कम भी कर सकते हैं आप, कम करके भी उसको देख लीजिएगा। अगर आपको स्पीड और कम लग रही है तो आप उसको फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए वर्धी संधि। वर्धी संधि क्योंकि एक सवर संधि के 5 भाग हैं। अब देखिए यहां पर आ जाएगा, अ या आ के बाद में अगर ए या ए हो तो सीधा ए बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर अ या आ के बाद में ए या ए आ जाए तो ए हमेशा बड़ा होगा। अ या आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा आ जाए, ओ बड़ा होगा। मैंने अभी तो बोला ए बड़ा ओ बड़ा वर्धी संधि, ए छोटा ओ छोटा गुण संधि, ए बड़ा ओ बड़ा वर्धी संधि, ए छोटा वाला ओ छोटा वाला तो आपके गुण संधि। क्योंकि अब छोटा बड़ा में क्या हो रहा है, यहां पर मात्रा लग रही है, यहां पर 2 मात्रा लग रही, वहां पर ए पे ऊपर एक भी मात्रा नहीं लग रही थी, और यहां पर ओ के ऊपर 2 मात्रा लग रही, वहां पर 1 मात्रा लग रही थी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना, यही फॉर्मूला है यहां पर, ठीक है ना। अ या आ के बाद में ए या ए हो, ए बड़ा, अ या आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा तो ओ बड़ा होगा, और ये होने पर क्या होगा, वर्धी संधि। वर्धी संधि का एक ये भी फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर ऐसे 2 मात्रा आए, हमेशा कौन सी संधि होने वाली है, वर्धी संधि होने वाली है। डबल मात्रा आएगी, देख लेना। अब देखिए, ये देखिए डबल मात्रा आ रही ना, ये देखिए यहां पर डबल, यहां पर डबल, डबल डबल, ठीक है ना। एक धन एक, एक एक, परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य। कैसे हो रहा है, यहां ए बड़ा हो गया। सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन ओज परमोज, महाधन ओजस्वी महोसस्वी, वन धन औषध वनौषध, महाधन औषध महोषध। देख लीजिएगा, और ओ बंदा है बड़ा, आ और ओ छोटा ओ बंदा है, अ और ओ बड़ा बड़ा ओ, आ और ओ बड़ा। देखिए औषध में डबल मात्रा है, ठीक है ना, औषध में डबल मात्रा है, बाकी सब में एक एक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सब सुधी में बहुत काम आने वाली है गुण संधि। ध्यान रखिएगा, अ या आ के बाद में अगर ए छोटा ए बड़ा आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये बड़ा होगा, और अगर अ या आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा आ जाए, हमेशा ओ बड़ा होगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, वर्धी संधि का एक ही फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना ऊपर डबल मात्रा आएगी, वर्धी संधि, ठीक ना, डबल 2 सिंह ऊपर शब्द के ऊपर है ना। अगले देखें यण संधि। संधि का हम चौथा भाग देख रहे हैं, सवर संधि का। देख लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा, ई या ई के बाद में भिन्न सवर, यानी कि ई या ई के बाद में ई और ई नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा कौन से भी सवर आ सकते हैं। अगर सवर आते हैं तो ये किसमें बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। ओ या ऊ के बाद में अगर भिन्न सवर आते हैं, मतलब ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी सवर आ जाए
तो फिर व में बदल जाएगा, और रे के बाद में भिन्न स्वर आ जाए री के अलावा तो फिर वो र में बदल जाएगा। हो गया क्लियर? देख लीजिएगा वापस से, ए भिन्न स्वर य, ओ भिन्न स्वर व, और रे प्लस भिन्न स्वर र, तीनों के नीचे हलंत लग रहा है, तीनों आधे हैं। आप देख लीजिएगा उदाहरण पर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, अति धन अधिक अत्यधिक, यहां पर ए छोटी है, यहां पर अ पूरा है, यानी कि हमें बताया गया था ई या ई के बाद में ई या ई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ई या ई के बाद में अगर ई या ई आ जाएगी तो हमेशा आपको पता होगा दीर्घ संधि बन जाएगी और वो हमेशा ई बड़ी बदल जाएगी। यहां पर भिन्न स्वर आ रहा है तो यहां पर यह हो गया, तो देख लिया अति धन अधिक अत्यधिक, इति धन आदि इत्यादि, नदे धन आगम नद्यागम, अति धन उत्तम अत्युत्तम, प्रतिधन एक प्रत्येक, सुधनाच स्वच, सुधन आगत स्वागत, अनुधन ऐसन अन्वेषण, अनुधन इति अनवती। ध्यान रखिएगा, देखिए ऊ छोटा है और अ से मिलने के बाद में व में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पितृधन आ गया, पित्र आ गया, मैं बोल रहा हूं ना, इन्हीं में से उदाहरण में से आपको सीधा डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वापस से देख लीजिएगा, ई भिन्न स्वर य, ई भिन्न स्वर ई, क्या यह हो जाएगा, ठीक है ना। ओ भिन्न स्वर व हो जाएगा, री भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, रे र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने 4 संधि पढ़ लिए हैं, स्वर संधि के चारों भाग हमने पढ़ लिए हैं, और बचे हैं एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कोई भी भाई या फिर साथीगण इस चैनल पर अगर नए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार ऐसी क्लासें अपलोड कर रहा हूं, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, और सामान्य हिंदी और राजस्थान या फिर भारत का भूगोल से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं वो लगातार अपलोड हो रही हैं, जो कि एकदम निःशुल्क हैं। आप देखिएगा, आनंद उठाएगा और अपना फायदा भी लीजिएगा इन क्लासों का, जरूर से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये मैराथन क्लास है। एकदम मैं आपको पूरे का पूरे टॉपिक का एकदम निचोड़ निकाल के मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। कम समय के अंदर मैं इनका रिवाइज करने वाला हूं। अब देखिए अयादी संधि, और ये भी ध्यान रखिएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये वाली पीडीएफ है बने वो मैं वहां पर डालने वाला हूं, ठीक है ना। देखिएगा अयादी संधि में यह है, जब ए हो और ए के बाद में अगर भिन्न स्वर आ जाए, देखिए ए के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो आय होगा, क्या होगा, आय होगा। ए बड़ा के बाद में भिन्न स्वर आएगा, आय होगा। ओ के बाद में भिन्न स्वर आएगा, औ होगा, और ओ के बाद में अगर भिन्न स्वर आएगा, आ होगा। भिन्न स्वर का मतलब है ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, हमें पहले भी पढ़ के आए, ए के बाद में अगर ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, और ए बड़ा होगा तो आपको पता है वर्धी संधि हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ के आए ना, ये देखिए भाई, ये देखिए अभी पढ़ के आए थे, ये देखिए, अरे ये क्या है, कौन सा पढ़ के आए थे अभी, हाँ वही पढ़ के आए थे, वर्धी संधि वाला, यही तो पढ़ के आया था। अ के बाद में ए आ जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा भाई, जो वर्धी संधि हो जाएगी। और हम कहां पढ़ रहे हैं, अयादी संधि। हमें ध्यान रखना है, ए के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आय होगा, ए के बाद में भिन्न स्वर आय होगा, लेकिन बड़ा ए के बाद में अगर भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, और ओ छोटा के बाद में भिन्न स्वर आता है तो आव हो जाएगा, ओ बड़ा के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो फिर आव हो जाएगा, और सबके नीचे हलन लगी हुई पीछे वाले सब में ध्यान रखिएगा। देखिए उदाहरण पे आ जाएगा, ने धन आन नयन, ये आंसर आपको डायरेक्टली पकड़ में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए यहां पर यह लिख रखा है, यहां पर ये देखिए आय हो गया, ये अय हो गया, ये आय हो गया, ये देखिए अव हो गया, ये अव हो गया, ये आव हो गया, ये आव हो गया। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये अयादी संधि के उदाहरण है, लेकिन थोड़ा पकड़ना तो पड़ेगा भाई। नियम में थोड़ा बहुत ये वाले ट्रिक वगैरह आपको याद हो गई तो ही ये पकड़ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला भाई। देखिए नेदन अन नयन, गेदनक गायक, नेदन इका नायिका, भोदनन भवन, भोदन ईस्य भविष्य, पोदनक पावक, नोधन एक नाविक। क्या हो रहा है सब में, तो देख लीजिएगा। यहां पर तो क्या हो रहा है, जब हमें बताया गया कि ए के बाद में अ आएगा तो आय होगा, और ए बड़े के बाद में अ आएगा तो आय होगा, और ए बड़े के बाद में ई आएगा तो भी आय होगा। और ध्यान रखिए ओ छोटे के बाद में अ आया अ होगा, ओ छोटे के बाद में ई आएगा तो भी अ होगा, ओ बड़े के बाद में अगर अ आएगा तो अ होगा, आ होगा भाई, बड़ा है, ठीक है ना। ओ बड़े के बाद में अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो फिर आव होगा। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इस नियम के बारे में स्वर संधि कंप्लीट हो रही है कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ए के बाद में भिन्न स्वर
तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ए बड़े के बाद में भिन्न स्वर तो फिर आय हो जाएगा। ओ छोटे के बाद में भिन्न स्वर अव हो जाएगा। ओ बड़े के बाद में भिन्न स्वर आव हो जाएगा। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। दीर्घ संधि सबसे पहले अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या है, अगर वही आते हैं अ या आ के बाद में आते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा कि ई या ई के बाद में छोटी बड़ी वापस ई आती है तो ई बड़ी होती है। अ या आ के बाद में छोटा बड़ा अ या आ आता है तो फिर वो आ में बदलता है। और अगर ऊ या ऊ बड़े के बाद में ऊ छोटा ऊ बड़ा आता है, ऊ हमेशा बड़ा होता है। यह संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई। अब दूसरे कौन सी थी, एक गुण संधि थी ना। अ या आ के बाद में क्या था, ए छोटा है, देख लीजिएगा वापस से। ये तो एंड संधि है, आपको पहले से पता है। ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आए य, और ऊ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए तो व, और अ री के बाद में भिन्न स्वर आए तो र। अ या आ के बाद में ए या ए आए तो ए बड़ा, अ या आ के बाद में ओ या ओ आए तो ओ बड़ा। कौन सी संधि, वर्धी संधि। और ये देख लीजिएगा गुण संधि। अ या आ के बाद में ई या ई आए तो ए छोटा, अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ छोटा, और अ या आ के बाद में री आए तो अर हो जाएगा। ये हो गई अपनी कौन सी संधि, सवर संधि के पांचों भाग हो चुके हैं। सवर संधि के पांचों भाग हो चुके हैं। चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, चाहे वर्धी संधि हो, चाहे अयादी संधि हो, चाहे यण संधि हो। मैंने पांचों को पांचों बता दिया है। अब आपको उदाहरण भी बता दिए साथ में। अब आपको अगला लेते हैं हम, कौन सी वाली संधि। अब देखिए अयादी संधि हो गई, कहां पर है, ये अयादी संधि। ये देख लीजिएगा एक बार साथ में, ये वाला देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए पूरा का पूरा एक साथ में मैंने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि। अ या आ के बाद में अ या आ आता है तो आ हो जाएगा। ई या ई के बाद में ई बड़ी। ओ या ऊ बड़ा। गुण संधि अ या आ ई के बाद आता है तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद में री आता है तो अर हो जाता है। और अगर अ या आ के बाद में ए आए तो ए बड़ा। अ या आ के बाद में ओ या ओ आए तो फिर ओ बड़ा। ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आए तो फिर य, और ओ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए व, और ए के बाद में भिन्न स्वर र, ए के बाद में भिन्न स्वर अय, ए के बाद में भिन्न स्वर आय, ओ छोटे के बाद में भिन्न स्वर अव, और बड़े ओ के बाद में भिन्न स्वर आव। यह है इसका पूरा का पूरा निचोड़ भाई। मैंने यहां पर लिख दिया है जो आप एकदम देख सकते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा, क्लियर है। चलें आगे। अब चलें अगले वाले पर, चलेगा अगली संधि लेते हैं, और वो है व्यंजन संधि। ठीक है ना भाई, कोई भी चैनल पर अगर नया है तो फिर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना, हमारी ऐसी क्लासें, मैराथन क्लासें हर परीक्षा से पहले जरूर आती हैं जो कि आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए पहला नियम व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का पहला नियम है, यानी कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव क्या हो रहा है, तो देखिए पहला वर्ण कौन सा, पहला वर्ण व्यंजन हो, और दूसरा, ये तो आपको पता होगा ना भाई, व्यंजन संधि कहां पर होगी। व्यंजन संधि चाहे पहला व्यंजन हो सकता है, दूसरा व्यंजन हो सकता है, तब भी होगी। और अगर पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर और व्यंजन कोई भी हो सकता है तो भी व्यंजन संधि होने वाली। अब देखिए अपना नियम है, सीधा पहला नियम है। देखिए 5 वर्ग होते हैं, है ना, क छ ट त प। इन वर्गों के बाद में अगर तीसरा और चौथा आ जाए, कौन सा, तीसरा या फिर चौथा वर्ण। देखिए पहले 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग के बाद में, इन पांचों वर्ग में अगर इसके बाद पांचों वर्ग में से कोई भी वर्ण आता है और उसके बाद में अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है, और या फिर य र ल व ह आता है, या फिर कोई भी स्वर आता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये पहले जो पहला वर्ग होगा, पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है वो हमेशा तीसरे वर्ण में बदलने वाला है। मतलब पहला वर्ग होगा ना, ये पांचों वर्ग के जो पांचों वर्ग के है वो तीसरे वर्ण में बदलने वाला है। यानी कि क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में, प बदलेगा ब में। यही तो बता रहा है, यानी कि पहले का तीसरा, यानी कि ये बोल रहा है पहले वर्ण के बाद में अगर तीसरा या फिर चौथा उसी वर्ण का, ठीक है ना, पांचों वर्ण है, जैसे क वर्ग है, देखिए क वर्ग है तो क वर्ग में ग या घ आ जाए तो फिर ये किस में बदलेगा,
तीसरे वर्ण में। किसमें बदल जाएगा? क ग में बदल जाएगा। यानी कि आपको इतना ही ध्यान रखना, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। कैसे? पहले पांचों वर्ण में, 5 वर्ण है, 5 वर्ग होते हैं अलग अलग, उन 5 वर्ग के पहला वर्ण आ जाए, उसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व ह आ जाए। ह नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब य र ल व ह नहीं है, व तक है, और उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा उसके पहले वर्ण के तीसरे में बदलेगा। देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिएगा। देख नंबर क का तीसरा दिगंबर हो गया। वाक धन एस, क का तीसरा ग हो गया, वागेश हो गया। देख धन दर्शन, दिग दर्शन। वणिक धन वर्ग, वणिक वर्ग। दिक धन विजय, दिग विजय। प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। वाक धन दत्ता, वाक दत्ता। क्या हो रहा है? तीसरे में बदल रहा है। कौन सा? पहले का तीसरा। नियम कितना है? कौन सा है? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा, पहले का तीसरा। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं वापस बता देगा हूं। पांचों वर्ग का अगर पहले वर्ण आता है, उसके बाद में उसी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आता है, या फिर य र ल व या फिर कोई भी स्वर आता है, तो वो पहला वर्ण का पहला वर्ग किसमें बदल जाएगा? अपने के तीसरे में, ठीक है। तो ये पहला नियम कंप्लीट। अगला देखिए दूसरा, चलो ये उदाहरण और आगे। देख द नंबर दिगंबर, ऋगधन वेद, ऋग्वेद। क्या हो रहा है? पहले का तीसरा में बदल रहा है, क था तो ग हो गया। अचधन अंत, अजंत। क्या हो रहा है? तीसरे में बदल रहा है, 6 वर्ग का ज आ रहा है। अचधन आदि, आजादी हो रही है। सठ धन आनंद, सदानंद हो रहा है। ट का तीसरा डा हो रहा है ना। सठ धन यंत्र, षड्यंत्र हो रहा है। सठ धन अंग, सडंग हो रहा है। सठ धन विकार, सड विकार हो रहा है। सठ धन दर्शन, सड दर्शन। सत धन आचार, सदाचार। उत धन यान, उद्यान। ध्यान रखना, यहां पर द आधा है, ठीक है ना, यहां पूरा है। तत्धन उपरांत, तदोपरांत होता है। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। अब क्या हो रहा है? देख लीजिएगा, त का तीसरा, यानी कि आगे आया है, कोई भी स्वर आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो फिर वो किसमें बदल रहा है? तीसरे में बदल रहा है। और तीसरा त का तीसरा क्या होता है? द होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तधन घाटन, उद्घाटन। तत्धन भव, तदभव। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति। उद्धन गम, उद्गम। सतधन धर्म, सद्धर्म। अपधन ज, अब्ज। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अपने तो सिर्फ व्यंजन संधि का अब तक एक नियम पढ़ा है, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्या है? पांचों वर्ग के पहला वर्ण आ जाए, उसके बाद में उसी वर्ण का तीसरा चौथा आ जाए, या फिर य र ल व या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो वो पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा? अपने का तीसरे में। चलेगा। अभी और उदाहरण है भाई, असल दूसरा उदाहरण आ गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर उदाहरण है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क च ट त प के बाद में अगर क्या आ जाए? न आ जाए। अगर न आ जाए या फिर म आ जाए, तो वो किस में बदल जाएगा? देखिए पहले का पांचवें में बदल रहा है। अगर पहला वर्ण है, पांचों वर्ग के अंदर पहला वर्ण आ रखा है, और उसके अंदर उसके बाद में न और म से मछली या फिर न से नल वाला आ रखा है, तो पहला किस में बदलेगा? पांचवें में। ये देख लीजिएगा, पहला क का ड़, च का ण, ट का ण, त का न, प का म। वो क्या रहा है? ये यही हो रहा है कि इन्हीं के बाद में म और न आ रहा है। इसका मतलब म और न आने के बाद में पहले का पांचवें में बदल गया, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए। नियम देख लीजिएगा। अब उदाहरण देख लीजिएगा। वाकधन में वाडंबे, क का पांचवा हो गया, उसी वर्ग का पांचवा हुआ। दिग्धन नाक, डेड नाक। दिग्धन मंडल, डेड मंडल। प्राक धन मुख, प्राड मुख। रेक धन मंत्र, रेड मंत्र। वाक धन निपुण, वाडे निपुण। दिग्धन नाथ, डेड नाथ। सठ धन मास, सन मास। सठ धन मासिक, सन मासिक। सठ धन मूर्ति, सन मूर्ति। हो क्या रहा है यहां पर? हमें यहां पर हो यह रहा है कि अगर किसी भी वर्ग का 5 वर्ग है, क च ट त प, इसी वर्ग का अगर पहला वर्ण आ जाए, उसके बाद में अगर न से नल या फिर म से मछली ये वर्ण आते हैं, तो वो पहला वाला पांचवें में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का, ठीक है ना। अपने ही वर्ग का पांचवें में बदलेगा, और यही यहां पर हुआ है। क बदला हणा में, और कौन सा था? त बदला हणा में, ठीक है ना। चलिएगा। अच्छा, ये और उदाहरण है भाई, और उदाहरण है। सठ धन मातोर, सन मातुर। सठ धन मुख, सन मुख। उत धन नते, उन्नति। देखिए त का पांचवा न होता है। विद्वत धन मंडले, विद्वान मंडले। उत धन मूलन, उन्मूलन। सत धन नारी, सन्नारी। भवत धन निष्ठ, भावनिष्ठ। उत धन मत, उन्मत। तत् धन में, तन में।
चित धन में, चिन्ह में, सत धन निधि, सन्निधि। ध्यान रखना ये एक रिवीजन क्लास है, मैं स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि आपका कम टाइम के अंदर ज्यादा टॉपिक कवर हो सके, ठीक है ना। मैं यहां पर पूरा का पूरा वापस से नहीं समझा रहा हूं, अगर आपको समझना है तो पहले से वो क्लासें अपलोड कर रखी हैं, वो जाके जरूर देखिएगा। मैं यहां पर सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, मैं एक ही क्लास के अंदर आपको काफी कुछ टॉपिक कवर कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हो गया, ये अपने सिर्फ पहले का 5वां वाला नियम हो चुका है, पहले का 3रा हो चुका है, पहले का 5वां हो चुका है। अगला देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए तीसरा का नियम कह रहा है पहले का 5वां और कह रहा है, और नहीं पहले का 5वां नहीं कह रहा है, अनुस्वार कह रहा है। 5वां ये नियम है कि भाई अगर म के बाद में, जो म होता ना, उस म के बाद में अगर प से लगाकर म तक कोई भी वर्ण आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये नियम ये कह रहा है कि अगर म आता ना मछली वाला, उसके बाद में 5 वर्ण यानी कि क से लगा 5 वर्ग, 5 वर्ग होते ना, क च ट त, यानी कि क से स्टार्ट होकर म तक अगर म के बाद में आ जाए कोई भी वर्ण, तो फिर ध्यान रखना म बदल जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदे में बदल जाएगा। देख लीजिएगा यहां पर आ जाएगा, ये पिछला नियम लिख रखा है भाई, ये इसका यहां पर कुछ नहीं है, ये वाला है अपने, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहां पर पिछला वापस रिवाइज कराया हर स्लाइड के ऊपर, इसका भी ध्यान रखना भाई, इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो ही आप ध्यान रखेंगे। म का 5वां यानी कि सवर में बदल जाएगा या फिर 5वें में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन म के बाद में होना क्या चाहिए, क से लगाकर म तक के वर्ण होने चाहिए। देखिएगा अहम धनकार अहंकार, बताया ना कि म है, अगर वापस क से लगाकर म तक आ जाएगा तो वो बिंदी में बदल जाएगा। 5वां अक्षर में लिखते हो वो भी सही है, और अगर बिंदी लगाते हो वो भी सही है। किम धन चिंत किंचित, सम धन गम संगम। देख लीजिएगा म के बाद में ग आया, मतलब क से लगाकर आपके कहां तक आ सकते हैं, म तक आ सकते हैं, तो फिर किसमें बदलेगा, बिंदी में ही बदलेगा। समधन दोष संतोष, समधन कल्प संकल्प, संकल्प देखिए ये 5वें बदला और यहां पर बिंदी लगाई। समधन गम संगम, समधन क्या संख्या और संख्या, लेकिन हालांकि अभी ये वाला शुद्ध माना जाता है, ठीक है ना, हालांकि बिंदी वाला ही आप देख लेना, ठीक है ना। और अगर बिंदी वाला ना मिले ऑप्शन में तो ये भी वाला सही है, समधन गर्ष संघर्ष। तो ये हो गया अपना कौन सा वाला नियम, ध्यान रखिएगा म के बाद में क से लगाकर म तक का कोई भी वर्ण आता है तो म हमेशा बदल देगा, या तो अपने के 5वें में या फिर अपने का कौन से में, अनुस्वार यानी कि बिंदे के अंदर बदल जाएगा। चलिए अगला नियम लेते हैं, चौथा नियम है, और चौथा नियम क्या कह रहा है, देखिए म के बाद में, हाँ म के बाद में वो तो दोनों था, 5वें में बदल सकता है और अनुस्वार में बदल सकता है। अब देखिए म के बाद में अगर य र ल व, या फिर यह उसमें व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व स स स ह, अगर म के बाद में यह आ जाए तो भी ध्यान रखना बिंदी के अंदर ही बदलने वाला है, यानी कि अनुस्वार के अंदर ही बदलने वाला है। देख लीजिएगा ये हो गया क्लियर। यहां पर नियम में ये वाली बात यहां पर मैंने शॉर्ट में बता रखी है, इसलिए आप ये वाली ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। म के बाद में अंतस्थ या फिर उसमें व्यंजन, अंतस्थ यानी कि य र ल व या फिर उसमें व्यंजन स स स ह, ये आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। समधन रचना संरचना, समधनवाद संवाद, समधनहार संवाद। देख लीजिएगा र आ रहा है, व आ रहा है, ह आ रहा है, यह आ रहा है, समधन योग संयोग, समधन लग्न संलग्न, समधन से संशय, ध्यान रखिएगा ना, समधनहार संहार। इधर कुछ और दे रखे, समधन योजना संयोजना, देखिए ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, स आ रहा है, ये आ रहा है, र आ रहा है, इसीलिए ये बदल रहा है बिंदी में। समधनवाद संवाद, समधन वहन सहन, समधन सार संसार, समधन यम संयम, समधन रक्षक संरक्षक। ये ध्यान रखिएगा नियम इतना ऐसा ही था कि अगर म से मचरे वाला यानी कि म के बाद में अंतस्थ यानी कि य र ल व या फिर उसमें स स स ह आ जाए तो हमेशा अनुस्वार के अंदर बदलता है। चलिएगा आज का नेक्स्ट नियम लेते हैं। हाँ देखिए अगला नियम है ये वाला, और ये तो यहां पर बता रखा है, नियम अपना यहां लिख रखा है। देखिए त या द के बाद में ल आ जाए, क्या आ जाए, त या द के बाद में अगर ल आ जाए तो त या द किस में बदल जाएंगे, ल आधे में बदल जाएंगे। ध्यान रखिएगा त या द के बाद में ल आता है तो त या द हमेशा ल आधे में बदल जाएगा। तो देख लीजिएगा उतदनलास उल्लास हो गया। बताया ना था कि त या द के बाद में ल आ जाए तो ल आधा और जुड़ जाएगा। उतदनलास उल्लास, उतदनलेख उल्लेख। समझ में आ गया भाई। तो यहां तक अपने कंप्लीट होने चाहिए। 5 नियम हो चुके हैं व्यंजन संधि के। चलिए अगला चलते हैं। छठा नियम देखिए,
छठा नियम है ये वाला, ये ऊपर वाला पीछे वाला लिख रखा है, ये देखिए। अच्छा यहां मिट गया कुछ है ना, यहां त है, ठीक है। देखिए त या द के बाद में अगर ज झ आ जाए तो ज में बदल जाएगा। देखिए त या द के बाद में जहां ज झंडा आ जाए तो भी ज आधा में बदल जाएगा। देखिए सतदंजन सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी, यावत धन जीवन या जीवन, महंत धन जंकार महजंकार, ब्रत धन जन ब्रजन, उत धन जयनी उज्जैनी। ये पता होना चाहिए आपके आधे से ज्यादा। अगर संधि वाला टॉपिक क्लियर है तो वर्तनी शुद्ध वाली तो एकदम प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नियम है, आपको बस ध्यान रखना है। त या द के बाद में जहां ज झंडा आ जाए तो ज जाज आधा हलंत में बदल जाएगा। चलेगा, अगला नियम लेते हैं, सातवां नियम। सातवां नियम यह है कि त या द के बाद में अगर स ये वाला कौन सा ये उसमें स आ जाए तो त या द तो बदल जाएगा छतरी वाले आधे में, सॉरी चम्मच वाले में, ठीक है, छतरी वाला नहीं है। त या द तो बदल जाएगा चम्मच वाला आधे में, और ये स उसमें बदल जाएगा छतरी वाले आधे में। देख लीजिएगा उदाहरण, ये अलग है पीछे वाला, ठीक है ना। तो देखिए उत धन श्वास उच्छ्वास। अब ये भी बात है, ये पूरा होगा तो ये भी पूरा होगा, ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा। अब देखिए यहां पर आधा है तो यहां पर आधा होगा। उत धन श्रेष्ठ, यहां पर पूरा है तो यहां पर पूरा हो गया, ठीक है ना। उत धन श्रेष्ठ उच्चेष्ट, सत धन शास्त्र सशास्त्र। हुआ क्या है, आपको सिर्फ इतना हिस्सा ही ध्यान रखना है कि अगर त या द के बाद में स आ जाए उसमें तो त या द बदल जाएगा छम्मच आधे में, और स अगर पूरा है तो पूरा होगा छतरी, स आधा है तो छतरी आधा होगा। तो यही इस नियम के अंदर है, यह बार बार पूछा जा रहा है, यह उदाहरण बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप ये उदाहरण ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आने वाले पेपर सन भाई नया बनेगा कहां, यही तो बनने वाला है। अगला देखिए त या द ये वाला, तो देखिए त या द के बाद में छम्मच छतरी आता है, त या द के बाद में छम्मच छतरी आता है, तो हमेशा त या द किसमें बदल जाएंगे, छम्मच आधे में बदल जाएंगे। और यही उदाहरण देख लीजिएगा, उत्तदन चारण उच्चारण, सतदन चरित्र सच्चरित्र, उत्तदन चारण उच्चारण, सतदन चरित्र सच्चरित्र। यानी कि त या द के बाद में छम्मच छतरी आ जाए तो छम्मच हलंत वाले में बदल जाएगा। चलेगा, अगला नियम देखते हैं, नम्मा नियम। थोड़ी स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना भाई, अगर ज्यादा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है ना। जो भी क्लास अपलोड हो गई सबसे पहले मैसेज या फिर नोटिफिकेशन है वो आपके पास आने वाला है, इसलिए आप जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, भाई नम्मा नियम है, क्या नियम है इसके अंदर, हाँ ये वाला देखिए, यहां पर आ जाएगा त या द के बाद में क्या हो रहा है, त या द के बाद में अगर ह आ जाए तो ध्यान रखना त या द तो बदल जाएगा द में, और ह बदल जाएगा ध आधे में, ठीक है, द बदल जाएगा ध में, ठीक है ना। ये ध पूरा है भाई, ठीक है ना, आधा आधा नहीं है, द पूरा है और द आधा है। त या द के बाद में अगर ह आता है तो त या द तो बदल जाएगा द आधे में, और हर बदल जाएगा ध से धनुष वाले में। अब देखिए उदाहरण आ जाएगा, यहां पर आपको कुछ नहीं देखना, मैंने बता दिया ना, इतना सा ही है कुछ है। तदन हेत तद्धित, यहां पर आपको ध आधा दिखता होगा लेकिन यहां पर द आधा है, ध पूरा है, देख लीजिएगा त द धित तद्धित। उतदनहार उद्धार, सब में, इन सब में ध से धनुष वाला पूरा है, द से दवात वाला आधा है, ठीक है ना। उतदनहार उद्धार, उतदनहत उद्धत, उतदनहरण उद्धरण, पददनहति पद्धति, वाक धनहरी बागधरी। मैंने पहले भी बताया कि त या द, यानी कि या त आ रहा है तो किसमें बदल रहा है, द आधे में बदल रहा है, चाहे द आए चाहे त आए दोनों बदल रहे हैं किसमें, द आधे में। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन विशेष नियम किसी भी वर्ग के प्रथम दूसरे तीसरे चौथे व्यंजन का ये सब पे लागू हो रहा है। देख ली, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ये मतलब पांचों वर्ग के अंदर अगर इन पांचों वर्ण वर्ग है, उन पांचों वर्ग के बाद में भी अगर ह आ जाता है तो भी ये बोल रहा है कि वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा और ह चौथे वर्ण में बदल जाएगा। ये बोल रहा है कि सिर्फ इस एक नियम त या द की कोई जरूरत नहीं है। अगर पांचों वर्ण, पांच वर्ग हैं और पांच वर्ग में से अगर किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ण भी आता है, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है और उसके बाद में अगर ह आता है तो ध्यान रखना, तो ह है वो, इसका ह तो बदल जाएगा ध में और ये पहला वर्ण वाला तीसरे में बदल जाएगा। मतलब ये इस पे सब में लागू हो रहा है, लेकिन आपको विशेष तौर से ये वाला ध्यान रख के जाना है क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है। आपने कई बार देखा होगा, ये आपने कई बार देखे, तद्धित उद्धार, ये सब शुद्धि में भी पूछा जा रहा है।
इसलिए आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर संधि टॉपिक गलत सही है तो आगे वाले सभी टॉपिक सही होने वाले हैं। देखिए 10वां नियम, 10वां नियम देखिए, जब पहले पद के अंत में, यहां पर आप सीधा, कहां लिखा मैंने इसका, कहां लिख दिया, अरे कहीं लिखा नहीं मैंने, छ वाला कहां लिख दिया, ये है ना, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, अच्छा इसका कहीं ये वाला, ये रहा, हाँ यही है, ये भी तो नहीं है। तो आप देखिए यहां पर आ जाइए आप सीधा, ठीक है। जब पहले पद के अंत में सवर हो, यानी कि पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए, सवर होना चाहिए, और आगे का पद वाला वर्ण क्या होना चाहिए, छ छतरी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आधा छ वाला हो जाएगा, आधा छ वाला हो जाएगा, ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, ये आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। ये बोल रहा है आगे वाले में तो क्या हो सकता है, कोई सवर होगा, उसके बाद वाले में छ छतरी वाला आएगा, तो छ छतरी वाले के आगे बीच में किसका आगम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस छ छतरी चम्मच वाले का आगम हो जाएगा। देखिए अनुदान छेद यहां आ रहा है ना, यहां पर पहले क्या आ रहा है, सवर आ रहा है, पहले सवर आ रहा है ना भाई, अनु लिख रखा है, ये सवर बन रहा है, वो छोटे ऊ की मात्रा है, और बाद में वो चम्मच जो छतरी वाला आ रहा है, तो बोल रहा है अगर पहले सवर और बाद में छतरी वाला, तो बीच में छ चम्मच का आधे का आगम होगा। देख लीजिएगा आ गया ना आधा, परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन, बीच में छ का आधे का आगम हो रहा है, और ये कौन सा है, छ चम्मच वाला, विधन छेद विच्छेद, वृक्षधन छाया वृक्ष छाया, सवधन चंद सवचंद, परिधन छेद परिच्छेद, तरुधन छाया तरु छाया। क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हमें बोल रहा है कि पहले वाले शब्द के अंदर कोई भी सवर हो सकता है, और उसके बाद में छ छतरी वाला आता है, तो फिर बीच में क्या हो जाएगा, आधा चम्मच वाला आगम हो जाएगा, या फिर आधा जुड़ जाएगा भी, ठीक है ना। तो चलें आगे, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि संधि क्लियर होगी तो ही बहुत बढ़िया होने वाला आगे वाला टॉपिक। देखिएगा अगला नियम, देखिए अगला है अ या आ, अ या आ को छोड़कर, मतलब अ या आ तो नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सवर आए, अ या आ को छोड़कर कोई भी सवर आए, और उसके आगे अगर स ये सड़क वाला आए, तो हमेशा ध्यान रखना इस स में बदल जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अ या आ को छोड़ना है, और उसके अलावा कोई भी सवर आ जाए, उसके बाद में अगर सड़क वाला आता है तो स इसमें बदल जाएगा, ये मूर्धन्य स भाई, ठीक है ना। अब देखिए अब इधन से एक हो रहा ना, ये देखिए कोई भी सवर आ रहा है, कोई भी सवर आ रहा है, और कोई भी सवर के बाद में ये सड़क वाला आ रहा है, तो हमेशा मूर्धन्य स हो जाएगा। अब इधन से एक, अब इस एक, वेदन सम विषम, निधन सिद्ध निषिद्ध, सोधन सुप्ते सुसुप्ते, अनुधन संग अनुसन, हो क्या आ रहा है, पहले सवर आ रहा है, उसके बाद में सड़क वाला स आ रहा है, तो हमेशा मूर्धन्य स के अंदर बदल रहा है, अनुधन संग अनुसंग, अभिधन सित अभिसित, सोधन सुप्त सुसुप्त, निधन सिद्ध निषेध, वेदन साध विषाद होगा भाई, ठीक है ना। सिर्फ इतना से ध्यान रखना है, पहले वाले में अ आ को छोड़कर कोई भी सवर आए, उसके बाद में स सड़क वाला आए उसमें व्यंजन, और उसके बाद में तो स उसमें बदल जाएगा, किसमें, मूर्धन्य स के अंदर बदल जाएगा भाई इसमें, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलेगा अगला नियम लेते हैं 12वां। 12वां नियम क्या कह रहा है, देखिए री र स, रे र स, उसके बाद में कोई भी सवर आए, या फिर क प वर्ग का, देखिए री र स के बाद में कोई भी सवर आ सकता है, उसके बाद में क या प वर्ग कोई भी आ सकता है, क वर्ग का पूरी लाइन आ सकती है, प वर्ग की पूरी लाइन, या फिर उसके बाद में अनुस्वार आए, या फिर य आए, व आए, ह आए, तो हमेशा ध्यान रखना री र स इस हरणा में बदल जाएगा। लेकिन कई बार आपने देखे री र स और ये न होगा, ये हरण में बदल जाएगा, तो देख लीजिएगा, भरदान भरण हो गया, ठीक है ना, ये र आ रहा है, उसके बाद में अ आ रहा है, देखिए र कोई भी सवर, तो किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। भूपधनान भूषण, रामधनयन रामायण, रामायण का आप ध्यान रखिएगा, इसमें वर्धी संधि भी होती है, और आपको वर्धी संधि ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा, इसमें वर्धी संधि ही करने की कोशिश कीजिए। एक देखिए नारधनयन नारायण, नारायण, और ये वाली, सॉरी ये वर्धी संधि नहीं है, दीर्घ संधि भाई, ठीक है ना, दीर्घ संधि होगी ना, आ हो रहा ना भाई, वर्धी संधि के अंदर तो बड़ा वाला होता है, यहां पर दीर्घ संधि है, ठीक है ना। दीर्घ संधि, ठीक है ना, दोनों में दीर्घ संधि कर लेना। रामधनयन रामायण, नारधनयन नारायण, क्या हो रहा है, अ और अ मिलके आ बन रहे हैं ना,
ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने पहले वाली स्लाइड में लिख दिया था, निकल गया होगा दिमाग से। तो दीर्घ संधि है भाई यहां पर, ठीक है ना। और अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं हो तो फिर व्यंजन संधि करना होगा, ठीक है। चलेगा आगे, देखिए पर धन मान परिणाम प्रमाण, नार धन अयन, ये मैंने बता दिया। भरण धन न भरण होगा, ठीक है। और शोष धन न शोषण, परिधन मान परिणाम, परिधन ने परिणय, पुराधन न पुराण, परिधन नाम परिणाम, हर धन न हरण, परमाधन न प्रमाण, प्रधन नाम परिणाम, परिधन्नते परिणति। हुआ हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि री और र और स के बाद में अगर कोई भी स्वर आ जाए, या फिर क और प वर्ग की पूरी लाइन में से कोई भी वर्ण आ जाए, या फिर अनुस्वार आ जाए, या फिर यह आ जाए, वह आ जाए, ह आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाले वर्ण हमेशा किस में बदलते हैं, हणा में बदलते हैं, हणा में बदलते हैं। और अगर ये न लगा होगा तो भी हणा में बदलेगा, ठीक है ना। ये होंगे तो ये वाला जो न लगा होता ना तो इसमें बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए इनमें न लगा हुआ पीछे और न ही यणा में बदल रहा है। हो क्या रहा है, ये पहले वाले इसमें ये वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। शुरुआत वाले में ये वाले वर्ण आ रहे हैं और सेकंड वाले में ये वाला आ रहा है, और इस कारण से आगे ये आ रहे हैं, तो इस कारण से न है वो हण में बदल रहा है, और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलेगा 13वां प्रश्न देख ले। जो मूर्धन्य स है उसके बाद में अगर त और थ आता है तो त बदलेगा ट में, थ बदलेगा ठ में, ठीक है। देखिएगा सीधा उदाहरण पर आ जाएगा। सरस दंते सृष्टे क्यों हो गया, क्योंकि ये स आ रहा है, इसके बाद में त आ रहा है, हमें बताया गया त में बदलेगा, ये ट में बदल गया। द्रस दंते द्रष्टे, वरस दंते वरष्टे, सस दंते सष्टे, सस दंत षष्ठ, यानी कि वो देखिए थ आया तो उसे ठ में बदल गया। इस दंत इष्ट। तो 13 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा स के मूर्धन्य स के बाद में अगर त या थ आता है तो त बदल जाएगा ट में, थ बदल जाएगा ठ में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चलेगा 14 नियम, देखिए 14वां नियम, 14वां नियम यही कहता है अगर ए या उ के बाद में स आ जाए, ई या उ के बाद में अगर स आ जाए तो स हमेशा मूर्धन्य स में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हमें बताया रखना, ई या उ, ये देखिए ई उ आ रहा है, ई आ रही और ये छोटी आ रही है ना, छोटी ही आ रही है। उसके बाद में स आ रहा है वो सड़क वाला। प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठा, अनुधन स्थान अनुष्ठान, निधन स्थान निष्ठा, निधन स्तोर निष्ठोर, प्रतिधन स्थापन प्रतिष्ठापन, योधिधन स्तर योधेष्टर। ये कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना योधेष्टर। भाई चलिए अपवाद भी पढ़ लेते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, प्रश्न यहां से भी आता है, ध्यान रखिएगा सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाले शब्द अगर करण है, कर्ती है, कार है, कृत आ जाए, सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाले करण, कर्ती, कार, कृत ये आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना सम का इस के अंदर बदलाव हो जाएगा, वो भी हलंत वाले में। देखिए यहां पर हलंत लगी हुई है, आधा ही है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये देखिए सम उपसर्ग आ रहा है और इसके बाद में कृत धातु के वो शब्द आ रहे हैं, तो इनके बाद में तो जो ये सम है वो इसमें बदल जाएगा स आधे में, ठीक है। तो देखिए समधनकरण संस्करण बदल कौन रहा है, ये म का इस बीच में आगम हो रहा है, ये म की जगह ये स आ रहा है, ठीक है ना। समधनकरण संस्करण हो रहा है, समधनकरत संस्कृत हो रहा है, समधनकार संस्कार हो रहा है, समधनकर्ते संस्कृति। देखिए म ऊपर बिंदी में जा रहा है और ये यहां पर बीच में आगम हो रहा है स का। समधनकर्ता संस्कर्ता, समधनकार्य संस्कार्य। सीधी सी बात यह है, ध्यान रखिएगा सम उपसर्ग है, उसके बाद में कृत धातु से बनने वाले शब्द कृत है, कार है, करती है और करण है, ये शब्द आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना स सड़क वाला आधे में इसके बीच में क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। चलें आगे, एक अपवाद और है परि, जिस प्रकार से सम था उसी प्रकार से परि उपसर्ग आए उसके बाद में कृत धातु से बनने वाले शब्द कृति, कृत, करण और कार ये आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना मूर्धन्य स के अंदर बदल जाएगा। तो देख लीजिएगा परिधन करते परिष्कृति, परिधन करत परिष्कृत, परिधन कार परिष्कार, परिधन कर्ता परिष्कार और परिधन कार्य परिष्कार्य। क्या हो रहा है, मूर्धन्य स के अंदर बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाले शब्द कर्ता, कर्ती, कार, करण ये आ रहे हैं तो उसका कारण वो मूर्धन्य स के अंदर बदल रहे हैं। चलेगा एक और देख लीजिएगा, पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन हो रहा है, ये पूर्व पद यहां पर परिवर्तन हो रहा है। देखिए एक दंत तारा एक तारा हो रहा है, मतलब एक का ई हो रहा है, ये अपवाद है भाई, ये तो आप देख लेना, ठीक है ना।
ऐसा का ऐसा आपको देखना होगा भाई। घोड़ा दन दौड़, घुड़दौड़ हो रहा है, मतलब घो का छोटा ऊ हो गया, मतलब ओ का छोटा ऊ हो गया, या ए का ई हो गया। मिलना जुलना, यहां पर देखिए ई का ए हो गया, मेल जोल हो गया। हिलना मिलना, यानी कि यहां पर भी ए हो गया। ये तो सीधा आपको ये तो रटना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। ओ का ऊ हो रहा है, ए का ई हो रहा है, और ई का ए होगा, और ई का ए होगा। मतलब आपको सीधा ये याद रखना है, छोटा ए है तो छोटी ओ होगा, ई छोटी है तो ए छोटा होगा, मतलब उल्टा हो रहा है। ओ बड़ा है, ए छोटा है रे भाई, ओ छोटा है तो ये बदल रहा है ऊ छोटे में, ठीक है ना। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये बाद वाला ऐसे भी हो सकता है। तो ये अपवाद है भाई, आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है भाई। ये भी देख लीजिएगा, ये सीधा ही है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए डायरेक्ट ही मिल रहे हैं, विसर्ग अनुस्वार, ये सिर्फ प्लस का हला प्लस का निशान ही हट रहा है। अनुस्वार, विसर्जन, विस्मरण और अनुसरण, अनुस्वार, ठीक है ना, डायरेक्टली मिल रहे हैं पूरे पूरे शब्द। अच्छा ये हो गए भाई। अब देखिए हम चलते हैं, कहां पर हैं, अब अपने विसर्ग वाली संधि देखने वाले हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी या फिर साथीगण कोई नया है इस चैनल पर, तो वो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसी क्लासें उपलब्ध हो रही हैं। अब देखिए ये वाला देखिए, इसमें है, मैं आपको बता दूं, ये है अब कौन सी, हाँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्टार्ट होने जा रही है, इसके नियम है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब कुछ देखने वाले हैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है ना। काल, प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखिए इसका नियम क्या है, नियम यह है, तो देखिए यहां पर आ जाएगा डायरेक्टली, अ के बाद में, अगर देखिए अ के बाद में विसर्ग है, अ के बाद में, अ विसर्ग के बाद में अगर अ हो, या फिर तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह हो, यह कह रहा है अ विसर्ग है, उसके बाद में या तो अ हो जाए, सिर्फ अ, ठीक है ना, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का, ये बोल रहा है ना, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि क च ट त प, इनका किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर य र ल व ह, यानी कि अंतस्थ व्यंजन हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाएगा। बस नियम इतना ही सही है। अब उदाहरण पर आ जाएगा, देखिए तप धन वन, तपोवन कैसे हो रहा है। देखिए यहां पर तो अ विसर्ग है, उसके बाद में भी अ विसर्ग आ रहा है, तो अ का हमें बताया गया था ओ में बदल जाएगा। कौन सा विसर्ग ओ में बदल जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी बाद में आ गया तो विसर्ग ओ में बदलेगा। आगे देखिए अधोगामी, अधोगामी, वयवर्ध, वयोवर्ध, मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान, यश धन धरा, यशोधरा, मन धन योग, मनोयोग, तप धन बल, तपोबल, यश धन दा, यशोदा, मन धन हर, मनोहर, पुरधन हित, पुरोहित, मन धन विनोद, मनोविनोद, मन धन अभिलाषा, मनोभिलाषा, मन धन रंजन, मनोरंजन, और सर धन ज, सरोज। ये सभी उदाहरण इस पहले नियम के, यानी कि विसर्ग संधि का पहला नियम हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, अब तक हमने सवर संधि कंप्लीट कर ली, व्यंजन संधि कर ली, अब विसर्ग संधि स्टार्ट हो चुकी है। तो विसर्ग संधि का भी हमारा पहला नियम ये था, चलेगा। सेकंड नियम लेते हैं। सेकंड नियम देखिए क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ हो, ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या हो, ई हो, या फिर ए हो, तो हमेशा क्या बोल रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये बोल रहा है विसर्ग से, मतलब विसर्ग अविसर्ग हो, उसके बाद में ई छोटी ए छोटा हो, तो हमेशा विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा भाई। ये नियम है, मतलब विसर्ग के बाद में ई छोटी ए छोटा हो तो हमेशा विसर्ग लोप हो जाएगा। अतधन एव, अतएव, मतलब विसर्ग हट गया, बदलाव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ विसर्ग हटा है और शब्द का वैसा रह गया। यहां पर देखिए यस धन इचा, यस इचा, मतलब विसर्ग हटा है और बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, एकदम जैसा का तैसा शब्द बन गया। तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम हो चुका है, अविसर्ग के बाद में अगर छोटा ए आ जाए तो फिर आपका विसर्ग में विसर्ग हट जाएगा और शब्द वापस वैसा का वैसा बन जाएगा। अगला नियम देखिए, तीसरा नियम देखिए, मैंने कहां लिखा है, वहां लिखा है यार, ये लिखा, हाँ ये देख लीजिएगा, यही नियम है भाई। देखिए अ या आ के अलावा मतलब कोई भी दूसरा स्वर आ सकता है, मतलब अ या आ के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है और उसके बाद में विसर्ग आएगा।
विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है वापस से, ठीक है ना। विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा आ सकता है, या फिर य र ल व ह आ सकता है। इसी तरह से बात यह कह रहा है कि शुरुआत में अ या आ के भिन्न स्वर, मतलब अ या आ के बाद में भिन्न स्वर, फिर बाद में विसर्ग, उसके बाद में भी कोई भी स्वर आ सकता है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ सकता है किसी भी वर्ग का, उसके बाद में य र ल व ह आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना विसर्ग हमेशा र में बदल जाएगा। ये तो बोल रहा है भाई, देखिए अ आ से भिन्न स्वर, अ आ से भिन्न कोई स्वर हो, उसके बाद में फिर ई उ हो सकते हैं, उसके बाद में विसर्ग लगा होगा, उसके बाद में कोई भी स्वर आए और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व ह हो, तो हमेशा विसर्ग किस में बदल जाएगा, र आदि में बदल जाएगा। और यही आपके उदाहरण देखिए, देखिए आयुर्वेद वेद, आयुर्वेद क्या हो रहा है, पहले आ रहा है ना, मतलब अ आ के अलावा कोई, देखिए अ आ के अलावा सब आ रहे हैं, कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आ नहीं आ रहे, और उसके बाद में बोल रहा कोई भी स्वर आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, य र ल व ह आ सकता है। देखिए आयुर्धन वेद, आयुर्वेद आधे र में बदल रहा है, ज्योतिर्धनमय, ज्योतिर्मय, आशीर्धन वर्चन, आशीर्वचन, चतुर्धन देशे, चतुर्देशे, धनुधनधारी, धनुर्धारी, दुर्धन अवस्था, दुरावस्था, निधन अक्षर, निरक्षर, निधन आशा, निराशा, दुर्धन गुण, दुर्गण, निधन क्षण, निरीक्षण, निधन धन, निर्धन, निधन जन, निर्जन, आशीर्धनवाद, आशीर्वाद। ये देखिए आशीर्वाद यहां पर आ रहा है, पुनर्जन्म जन्म, पुनर्जन्म, आशीर्वाद वगैरह, ये कई बार पूछे गए भाई सवाल है, ठीक है ना, तो आपको फटाक से पता लग जाएगा। अब देखिए इसकी संधि चल जाएगी, आशी अलग है, वाद अलग है, और ये विसर्ग के कारण ही तो, यहां पर विसर्ग है भाई, ठीक है ना, विसर्ग के कारण ही तो र में परिवर्तन हुआ, तब र आगे वाले शब्द पे चला जाएगा। अगला देखिए चौथा नियम है, देखिए कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, उसके बाद में विसर्ग होगा, उसके बाद में छ, समा, छ, छत्री और स हो, तो हमेशा विसर्ग किस में बदलेगा, इस स्वर में बदल जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्वर होगा, उस स्वर के बाद में विसर्ग होगा, उस विसर्ग के बाद में क्या होने वाला है, छ, छ, स होगा, तो हमेशा स ये बदल जाएगा विसर्ग इस स में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें पुनर्दंच, पुनस, स आधा है, ध्यान रखिएगा वो वाला, तपदंचर्या, तपस्या, ये तपस्या ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि स आधा है, छ पूरा है, आपको दिखता होगा कि छ आधा है, नहीं है भाई। निधंचय, निश्चय, दुधन चरित्र, दुष्चरित्र, निधन चल, निश्चल, हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र, दुधन शासन, दुशासन, निधन चिंतन, निश्चंद, ठीक है, और हरिश्चंद्र ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, और ये निश्चित, ठीक है ना। चले अगले नियम पर, अब तक सबको पता भाई याद हो रहे ना, मैं पहले भी बता चुका था, रिवीजन क्लास है, सुपर फास्ट है एकदम, ठीक है ना, ज्यादा हम डिटेल में भाई एक एक पढ़ते रहेंगे तो फिर क्लास पूरी नहीं होगी, बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको उदाहरण भी साथ में बता रहा हूं, नियम भी रटा रहा हूं, और जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपका एकदम याद हो जाए, एक बार रिविजन हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास कैसी लगी इसका भी आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर तक अभी तक आप अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला नियम है, कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद में अगर विसर्ग आए और उसके बाद में त, थ, स आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना विसर्ग हमेशा इस वाले सड़क वाले स के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। मतलब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, विसर्ग के बाद में त, थ, स आ जाए तो फिर स में बदल जाएगा। पुनः पूर्वधनकार, पुरस्कार, भाई कोई भी स्वर आ रहा ना, पूर्वधनसर, पुरस्सर, नमदंते, नमस्ते, मनदंताप, मनस्ताफ, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलें अगले नियम पर, छठा नियम, देखिए अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, उसके बाद में विसर्ग आएगा, और उसके बाद में क, फ, ख, फ, म, ट, ठ आएगा, तो हमेशा विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस, एक मिनट, इस वाले में बदलेगा भाई, ठीक है ना, इस वाले सब में बदलेगा, ये नीचे वाला इसका उदाहरण है, ये तो इसके है, ठीक है ना, लेकिन ये इस वाले में बदलेगा। देख लीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा, अ या आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, उसके बाद में विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद में क होगा, प होगा, ख होगा, फ होगा, म होगा, ट होगा, ठ होगा, तो हमेशा विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य स के अंदर, ठीक है। अब देखिए आवेदनकार, आविष्कार, देखिए उसके मैं बोला था अ आ के अलावा आएंगे, अ आ इसमें नहीं आ रहे, उसके अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में वो शब्द बता रखे, वो सभी इसमें से मिल रहे।
आवेदनकार आवेशकार, चतुर्धनपाद चतुष्पाद, चतुर्धनपद चतुष्पद, बहिर्धनकार बहिष्कार हो रहा है, धनुधन टंकार धनुष टंकार, कई बार पूछा गया सवाल ये। चतुर्धन टिका चतुष्टिका, निधन फल निष्फल, निधन काम निष्काम, आवेदनकार आविष्कार, दो धन कर दुष्कर, दो धन परिणाम दुष्परिणाम, निधन कपट निष्कपट, ये ऊपर कुछ नहीं भाई, ठीक है। निधन प्रयोजन निष्प्रयोजन, और ये कुछ अपवाद है भाई, ठीक है ना, जो कि इस आधे का अंदर बदल रहे हैं, वो होते हुए भी ये ऐसा बदल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये नियम फॉलो करते हुए भी कुछ ऐसा हो रहा है, आ रहा है, फिर भी याद समय बदल रहा है। देखिए भाकर भास्कर हो रहा है, भादनकर भास्कर, नमधनकार नमस्कार, पूर्वधनकार पुरस्कार, तीर्धनकार तिरस्कार, बृहधनपति बृहस्पति, पूर्वधनकृत पुरस्कार। अपवाद का मतलब यह है, ये नियम को फॉलो कर रहा है फिर भी इस स के अंदर बदल रहा है, इसलिए आपको यह अपवाद भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और नियम तो ये वाला है। अगला देखिए, अ या आ के बाद में विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद में क ख प फ होगा, ठीक है भाई। विसर्ग से पहले अ आ होगा, विसर्ग के बाद में क ख प फ होगा, तो विसर्ग हमेशा विसर्ग में ही रहेगा। देख लीजिएगा, मन धन कामना मन कामना, अध धन पतन अध पतन, रज धन कर्ण रज कर्ण, प्रातः धन काल प्रातः काल, वह धन कम वह कम, अंत धन पुर अंतपुर, ट धन धन पान पय पान। ये मतलब ऐसा का ऐसा रहने वाला है। विसर्ग से पहले अगर अ या आ है और विसर्ग के बाद में अगर क ख प फ है तो ध्यान रखना विसर्ग बदलता ही नहीं है, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाता है। चले आगे, अगला तो ठीक है भाई, ये पूरा हो गया। विसर्ग संधि यहां पर कंप्लीट हो गई, मतलब संधि अपने पूरी कंप्लीट हो गई। सवर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि मैंने पूरे शब्द नियम बता दिए, सवर संधि के मैंने पांचों के पांचों भाग बता दिए, सवर के 5 भाग बता दिए, व्यंजन के 14 नियम बता दिए, 3-4 अपवाद थे वो भी बता दिए, विसर्ग के मैंने 7 नियम बता दिए, 7 बताए 8 बता दिए मैंने ना, तो पूरे की पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। संधि से अगर प्रश्न आएगा तो अब आपका गलत नहीं होने वाला है। अब चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक पर। और आगे अभी तक कोई भाई ने अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। हाँ भाई, अब हम ले लेते हैं संज्ञा, ले लेते हैं भाई संज्ञा, है ना। सबसे पहले संज्ञा ही ले लेते हैं। अब मैं आपको ये देखिए संज्ञा वाला टॉपिक है ना, इससे पहले भी कुछ है, ने संज्ञा ले लेते हैं भाई। संज्ञा के बाद में सर्वनाम आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा विशेषण क्रिया, ठीक है भाई। संज्ञा ले लेते हैं, सबसे पहले संज्ञा ले लेते हैं। देखिए ये मेरे खुद हाथ से बना रखे हैं, और जिसे कि आपको एकदम सही ढंग से समझ में आए, और सबका एक ही जगह इकट्ठा करके रखा है जिससे कि एकदम कंफ्यूजन मिट जाए, ठीक है ना, और एकदम सही ढंग से समझ में भी आ जाए। तो चलिए चलते हैं। देखिए संज्ञा सबको पता होगा, किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु, है ना, इनको संज्ञा कहा जाता है। वो तो आपको परिभाषा वगैरह तो आपको सबको पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको परिभाषाएं पहले से याद है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर रिवीजन क्लास चला रहा हूं सिर्फ। अब देखिए संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद पूछे जाए तो 3 भेद है। कौन कौन से? ये वाला भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद है, लेकिन ध्यान रखना कई बार ऐसे भी आ सकता है अगर 3 का ऑप्शन न रखे, 5 का ऑप्शन दे रखा है तो फिर 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान रखें, जातिवाचक के ही 2 भाग है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए संज्ञा है ना, संज्ञा का देखिए व्यक्तिवाचक, सीधा सा बात है, जिसके अंदर व्यक्ति का बोध हो। संज्ञा की परिभाषा यही है कि भाई किसी में व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, भाव का बोध हो, जाति का बोध हो, उसी को तो संज्ञा बोलते हैं। अब देख लीजिएगा इसमें व्यक्ति का बोध हो रहा है, देख लीजिएगा गौतम, बुद्ध, सीता, सोना, भारत, कावेरी, यहां पर नदी का नाम भी दिखा रखा है, देश का नाम भी आ रहा है, सोना का नाम भी आ रहा है ना, और सीता का नाम, गौतम बुद्ध का नाम आ रहा है। मतलब इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी नदी या फिर किसी देश का नाम है। तो ये हमेशा किस में आने वाले? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आने वाले, ठीक है ना। आपको सीधा देखते ही पता चल जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न ऐसा ही आता है कि इनमें से कौन सा है कि व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है या भाववाचक है। इधर आ जाएगा भाववाचक। भाववाचक के अंदर क्या होने वाला? भाववाचक के अंदर भाव आपको दिखाई देगा।
ये हो सकता है वहां पर चौड़ाई लंबाई दिखाई दे, वहां पर गुण दोष दिखाई दे, वहां पर आकार दिखाई दे, वहां पर सुंदरता दिखाई दे, वहां पर आपको क्रोध वगैरह शांति दिखाई दे, या फिर वहां पर बचपन यौवन वहां पर अवस्था का बोध हो। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा गुण दोष चौड़ाई लंबाई सुंदरता बुढ़ापा क्रोध बचपन यौवन चतुरता शांति, ये सभी आप सबको पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं भाव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं यहां पर, इन शब्दों से कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न हो रहे हैं भाई। ठीक है ना, एक भाव का उत्पन्न हो रहा है ना। अब बुढ़ापा कोई ना कोई एक भाव अवस्था बता रहा है, बुढ़ापा यौवन एक अवस्था है, ये भाव का पैदा हो रही है, इनका मतलब यहां पर भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना ये भाववाचक संज्ञा हो गई, व्यक्ति के ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इधर आ जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर पूरी की पूरी उस जाति का बोध कराएगा। देख लीजिएगा मनुष्य आ रहा है सबसे पहले, अब मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य जितने भी विश्व के अंदर मनुष्य हैं वो सभी के सभी मनुष्य जाति के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नर, सभी मनुष्य नर, नर के अंदर सभी नर आने वाले। ठीक है, यहां पर पूरी जाति का विशेष बोध हो रहा है। ठीक है, नारी यानी कि पूरी की पूरी महिलाओं का बोध हो रहा है। फल सभी प्रकार के फलों का बोध हो रहा है। यहां पर कोई एक अगर नाम लिख लेता, यहां पर अगर नाम लिख दे आम का या फिर केले का तो फिर यहां पर आ जाएगा। यहां पर नारी का किसका नाम लिख दे, जैसे सीता लिख दिया तो यहां पर आएगा। नर किसी का मनुष्य का नाम लिख दे या मनुष्य कोई जाति बता दे, फिक्स जाति बता दे, नारी या फिर मनुष्य का कोई ऐसा फिक्स बता दे तो वह यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर यहां पर आएगा किसी की जाति किसी का समूह आदि का बोध होगा, यहां पर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है इसी जातिवाचक के ही दो भाग है। अगर ये जातिवाचक दे रखा है और ये सब उदाहरण दे रखे हैं और अगर ऑप्शन के अंदर ये वाला नहीं हो तो फिर भी जातिवाचक सही होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि संज्ञा के मुख्य रूप से हिंदी में 3 ही भेद है, लेकिन अब ये 2 भी साथ में पढ़ते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के अंदर स्टील लकड़ी सोना पीतल, और अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक ना दे तो भी ये अगर ऑप्शन दे रखे तो भी ये जातिवाचक सही है, क्योंकि जातिवाचक के अंदर ही ये दोनों भेद आते हैं। तो ध्यान रखना स्टील लकड़ी सोना पीतल ये किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और समूहवाचक संज्ञा के अंदर देखिए कक्षा परिवार सभा भीड़ सेना ये सभी के आने वाले हैं किसमें, समूहवाचक संज्ञा के अंदर। तो अब संज्ञा के 3 मुख्य भेद और जातिवाचक के 2 भेद, और आप सबको पता चल जाएगा भाव का कहीं बोध होता है तो भाववाचक, किसी व्यक्ति विशेष का पता चल रहा है तो व्यक्तिवाचक, किसी जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक, किसी द्रव्य का बोध हो रहा है मटेरियल का तो फिर वहां पर द्रव्यवाचक, और किसी समूह संगठन का बोध हो रहा है तो वहां पर समूहवाचक। संज्ञा क्लियर आएगा प्रश्न तो यहीं से आएगा, देख लेना आप। ठीक है ना, और भाववाचक की संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा 4-5 प्रकार से बनाई जाती है। संज्ञा से भी बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती है, सर्वनाम से भी बनाई जा सकती है, क्रिया से भी बना सकते हैं और विशेषण से भी बना सकते हैं। तो यहां पर आप इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भाववाचक वाला सब जरूर पढ़ के जाएगा विशेष रूप से, क्योंकि सवाल आएगा तो भाववाचक से जरूर पूछेगा, सरल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगला सर्वनाम, अगला है सर्वनाम। संज्ञा सबके क्लियर होने चाहिए संज्ञा वाला टॉपिक। ठीक है ना, अगला है सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर आपको बता दें सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार है, ये तो सबको पता है ना। संज्ञा की जो परिभाषा होती है सर्वनाम आप सबको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या फिर प्रयुक्त होने वाले शब्दों, जैसे कैसे प्रयुक्त होता है, जैसे हम बार बार हम जैसे मोहन खाना लेके आया, फिर वापस से वही बोले मोहन खेल के आया, अगर हम वैसे भी तो बोल सकते हैं मोहन खाना लेके आया लेकिन फिर वो खेलने गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। बार बार इसका मोहन मोहन यूज करेंगे, या फिर सीता गाना गाती हैं, सीता खाना खाती हैं, सीता दौड़ती हैं, बार बार सीता शब्द का यूज बचने से वाक्य के अंदर दोहराव ना हो उसकी जगह हम सर्वनाम का यूज कर लेते हैं। तो फिर ये ध्यान रखना आप, तो आपको ये पता होना चाहिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। 6 प्रकारों में से सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला जो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक खुद 3 प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद है। ठीक है, 6 भेद में सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी 3 भेद है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसके बारे में, खुद के बारे में, यानी कि मैं मेरा हम हमारा मुझको मैंने हमने हमसे, मतलब जिसके बारे में खुद के बारे में बात करें वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी कि सामने वाले के बारे में, तू तुम तुम्हारा तुझको तुझको तुझे आपका आपके। अगला है अन्य पुरुष, अब मतलब तीसरे व्यक्ति,
वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें, उसे, उसे, ये, वे, उसका, यानी कि दो व्यक्ति, मान लेते हैं दो व्यक्ति, आप और मैं। आप और मैं अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और हम जिसके तीसरे प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य पुरुष। तो यही बात है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और वो तीसरे वाला अन्य पुरुष। आपको बस इतना ही समझना है। बाकी अगर दे रखा होगा तो आप सीधा पकड़ में आ जाएगा। अगर तीसरे के बारे में बात कर रहा है अन्य पुरुष, अगर सामने वाले के बारे में बात कर रहा है मध्यम पुरुष, खुद के बारे में बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष, ये वाला आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यही समझना है। अब देखिए अन्य पुरुष के अंदर एक थोड़ी दिक्कत आती है कि अन्य पुरुष के अंदर जो ये देखिए वे, ये वाले शब्द लग करके इसके अंदर भी इसका प्रयोग दो जगह हो रहा है। एक तो अन्य पुरुष के अंदर भी हो रहा है, एक निश्चयवाचक के अंदर भी हो रहा है। तो दो जगह साथ में हो रहा है। अब देखिए वो मेरी पुस्तक है, इसमें तो हो गया, देखिए वो मेरी पुस्तक है, इसका मतलब यहां पर तो अन्य पुरुषक है, यहां पर अन्य पुरुषवाचक है, लेकिन देखिए वो पुस्तक मेरी है, यहां पर निश्चय रूप से वो कहा जा रहा है कि पुस्तक शब्द डायरेक्ट आ गया। और पुस्तक के ये संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द से डायरेक्टली अगर कोई भी सर्वनाम प्रयुक्त हो जाए तो वहां पर निश्चयवाचक होगा। लेकिन यहां पर देखिए पुस्तक यहां पर पड़ा है और यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद से पहले दो और प्रयुक्त हो रखे, मतलब यहां पर पुस्तक बाद में है तो यहां पर अन्य पुरुष है। लेकिन पुस्तक के या फिर संज्ञा के तुरंत पहले अगर किसी का संकेत करे डायरेक्टली, ये बताया जाए डायरेक्टली, आप बता सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि वो फोन मेरा है, यहां पर निश्चयवाचक होगा भाई। ठीक है ना, वो फोन मेरा है या फिर वो फोन मेरा है, तो वहां पर तो निश्चयवाचक होगा। लेकिन वो मेरा फोन है, वो मेरा फोन है, वहां पर अन्य पुरुष होगा। ठीक है ना, क्योंकि फोन के तुरंत पहले अगर सर्वनाम आता है वहां निश्चयवाचक होगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर इसका उदाहरण आएगा, सीधा उदाहरण आएगा, तो आपको ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली, आपको उसके अंदर डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये बात किसके बारे में कर रहा है। अगर बात वो खुद अपने बारे में कर रहा है, उत्तम पुरुष होगा, सामने वाले के बारे में कर रहा है मध्यम पुरुष होगा, तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो अन्य पुरुष होगा। यह आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आएगा तो ऐसा ही आएगा, और ये आपके भाग आपको तीनों याद रखने, ठीक है ना। चले अगले। अब देखिए वो एक हो चुका है, अब तीन और है। कौन कौन से? एक तो प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है? कौन, किसे, किसने, क्या, कब, कहां, ये ऐसे आपको उस प्रश्न करते हुए उसी वाक्य के अंदर मिल जाएंगे, तो अब आप सीधा ठोक देना कि यहां पर प्रश्नवाचक है। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक है। देख लीजिएगा, तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न हो रहा है, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम किसको लाने गए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रश्न का अगर जहां पर भी आपको बोध होता हुआ मिलता है जिस वाक्य के अंदर, वहां पर प्रश्नवाचक हुआ। निजवाचक, निजवाचक का मतलब है निजी, यानी कि अपने बारे में, मतलब अपने बारे में, खुद के बारे में, आपके अपने बारे में। निजवाचक खुद के बारे में। देखिए आप, अपने, आप, स्वत, खुद, निज, इन शब्दों का प्रयोग हो जाए वाक्य के अंदर, वहां पर निजवाचक होगा। निज का मतलब आप समझ रहे हो, निजी है ना, निजी यानी कि खुद के बारे में ही बात कर रहा है। देखेगा वो स्वत समझ गया, वो स्वत समझ गया। यहां पर कुछ देखिए, वो स्वत समझ गया, आप अपने आप ये काम कर लीजिएगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा? निजवाचक होगा। देख लीजिएगा, वो स्वत समझ गया, इसका मतलब यहां पर देखिए स्वत शब्द का प्रयोग हो रहा है। स्वत, स्वत आ जाए, अपने आप आ जाए, खुद आ जाए, या फिर निज आ जाए, ये सब सबका वहां पर कौन सा होगा? निजवाचक होगा। ध्यान से देखिएगा, निजवाचक का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बता देना निजवाचक, ठीक है। और संबंधवाचक, दो के बीच में संबंध स्थापित होगा। देखिए ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, ऐसे भी हो सकता है, जिसे, उसे, ठीक है ना, जिसका, उसका, ऐसे भी हो सकता है। अब देख लीजिएगा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, दो शब्द आ रहे हैं। देखिए जिसकी, उसकी, मैंने बोला ना, जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, हो सकता है, यही शब्द आपको मिलेंगे और पकड़ में आ जाएगा। यहां पर संबंध स्थापित हो रहा है। देखिए जिसकी लाठी, यानी कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस, लाठी और संबंध स्थापित हो रहा है ना, भैंस में, लाठी और भैंस में संबंध स्थापित कर रहे हैं ये शब्द, और इसी का मतलब वहां पर क्या होगा? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक क्लियर है, प्रश्न का बोध होगा। निजवाचक में क्लियर है, अपने खुद के बारे में बातें होगी, ठीक है ना, ये शब्द मिल जाएंगे, अपने आप है, खुद है, स्वत है, ठीक है ना। और यहां पर संबंध स्थापित होगा, एक शब्द के अंदर संबंध स्थापित होगा दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है। कैसे? जैसे इसमें दे रखा है, जैसे, जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसका, उसका, ठीक है, और जिसे, उसे, ये आप सब ध्यान रखिएगा, यहां से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एकदम। अब देखिए अगला दो और है,
दो और है, एक है निश्चयवाचक, एक है अनिश्चयवाचक। देखिए पहले हम पढ़ लिए, 4 हम पढ़ चुके हैं, 2 ये है। अब एक निश्चयवाचक, एक है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम पढ़ के आए थे ना, निश्चयवाचक संकेतवाचक। निश्चयवाचक में ही संकेतवाचक है, संकेतवाचक अभी देख लेना। देखिए इसके निश्चयवाचक के अंदर य, ये, व, उन्हें, इस ध्यान रखना है, ये शब्द प्रयुक्त होंगे उस वाक्य के अंदर। देखिए सामने जो बड़ा महल या फिर घर दिखाई दे रहा है वो मेरा है। आप ये कह सकते हैं कि जो सामने जो वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो खुद मेरी है, ठीक है ना। सामने वाली जो बिल्डिंग है वो मेरी है। तो इसके अंदर जो ये व का प्रयोग हो रहा है ना, ये एक निश्चितवाचक या फिर एक संकेतवाचक का संकेत दे रहा है, ठीक है ना। मतलब ये निश्चित कह रहा है कि वो बंगला मेरा है, ठीक है ना। तो यहां पर निश्चयवाचक है। लेकिन अनिश्चयवाचक के अंदर क्या है, यहां पर कुछ पता नहीं चलता है। तो देखिए कुछ, कोई, किसी, किन्हीं, ये सब प्रयोग होंगे उस वाक्य के अंदर। देख लीजिएगा, शायद दरवाजे पर कोई है। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर है कौन, क्योंकि यहां पर देखिए शब्द आ रहा है कोई। कोई से आप नहीं बता सकते कि कौन सा अमूनन व्यक्ति या फिर फलाना फलाना व्यक्ति जो कि अपने दरवाजे पर खड़ा है, यह आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर शायद भी लग चुका है और यहां पर कोई भी लिख चुका है। इसलिए यहां पर संचय बना होता है और यहां पर तो एकदम पक्का होता है कि वो कौन है, या फिर वो मकान मेरा है, या फिर वो गाड़ी मेरी है, या फिर वो फोन मेरा है। तो यहां पर निश्चयवाचक में एकदम क्लियर होते बात। तो ये आप ध्यान रखिएगा निश्चय और अनिश्चय में, ठीक है ना। चलें आगे। अब देखिए क्रिया, देखिए संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, संधि हो गई, 3 टॉपिक मैंने बता दिया है। अब अगला बता रहा हूं मैं क्रिया। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 रूप हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूं माइक, चलो ठीक है। सॉरी, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, एक सकर्मक, एक अकर्मक, ठीक है। अब सकर्मक अकर्मक 2 क्रियाएं। जो सकर्मक है उसमें कर्म होता है भाई, ये ध्यान रखना, सीधा प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। सकर्मक के अंदर भाई एक अकर्मक, 2 अकर्मक, 2 क्रिया अलग अलग हो रही है। एक वाक्य के अंदर एक अकर्मक भी हो सकता है, 2 अकर्मक भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक अकर्मक होगा ना उसके अंदर कर्म एक ही होगा। जैसे देखिए सीता कपड़े धो रही है, इसमें सिर्फ एक ही कर्म हो रहा है, एक ही कर्म कर रहे हैं, कपड़े धोना, मतलब एक कर्म हो रहा है ना। लेकिन द्विक अकर्मक होगा, उसके अंदर 2 कर्म होंगे। 2 कर्म में पहला कर्म देखिए प्राणीवाचक होगा, मतलब नाम होगा, वो प्राणी होगा मतलब जिंदा, है ना। गौण होगा, वो कर्म गौण होगा, क्रिया से दूर होगा, विभक्ति सहित होगा, ठीक है, विभक्ति के सहित होगा लेकिन क्रिया से दूर होगा। लेकिन दूसरा कर्म होगा वो अप्राणीवाचक होगा, मतलब निर्जीव होगा, उसमें जान नहीं होगी, विभक्ति रहित होगा, विभक्ति नहीं होगी, और लेकिन क्रिया के समीप होगा। ये देख लीजिएगा, ये देखिए उदाहरण देखिए, मोहन ने राधा को पुस्तक दी। अब देख लीजिएगा इसमें हम प्राणी कौन है, मोहन है, राधा है, अप्राणी कौन है, पुस्तक है। तो इसके अंदर कौन विभक्ति से, देखिए मुख्य कर्म, देखिए मुख्य कर्म तो है अप्राणी जो कि पुस्तक है, विभक्ति रहित, क्रिया के समीप, क्रिया के समीप, देखिए क्रिया वही है भाई, देना क्रिया है जो कि पुस्तक वहां पर है। तो देखिए पुस्तक इसके अंदर मुख्य कर्म है, ठीक है ना। और जो यहां पर है ना, मोहन ने राधा को पुस्तक दी, यहां पर देखिए क्रिया नहीं लगी हुई है, क्रिया से दूर है, क्रिया वहां पर है लेकिन ये यहां पर है, क्रिया काफी दूर है भाई, ठीक है ना। लेकिन विभक्ति सहित है, ये विभक्ति आ रही नहीं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, विभक्ति आ रही है, ये राधा को, मोहन ने, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा। प्राणीवाचक होगा, गौण होगा, जो प्रथम क्रम होगा ना तो प्राणीवाचक होगा, गौण होगा, दूसरा अप्राणीवाचक, यानी कि ये पुस्तक की बात कर रहा है, और पहला प्राणीवाचक बात कर रहा है, क्रिया से दूर होगा, विभक्ति सहित होगा, अप्राणीवाचक मुख्य होगा, विभक्ति रहित होगा, क्रिया के समीप होगा, ठीक है। ये क्रिया के समीप है ना भाई, ये इधर देखिए, ये देखिए ये क्रिया यहाँ पर देना क्रिया है, दी मतलब देना क्रिया है, पुस्तक यहाँ पर क्रिया के नजदीक है, और विभक्ति रहित, यहाँ पर विभक्ति कहां लगी हुई, आगे नहीं लगी हुई, लेकिन आगे वाला जो है प्राणी वाले में दोनों में लगी हुई है, देखिए राधा को, ठीक है ना, इसमें यहां पर क्रिया लग रखी है। तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन जब भी आपके प्रश्न आ जाए सकर्मक क्रिया का, आपको सिर्फ यही प्रश्न करना है, 2 प्रश्न करना, क्या किसे किसको, क्या किसे किसको, ये प्रश्न करते हैं आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए मोहन ने राधा को क्या दी, पुस्तक, मोहन ने राधा को, या फिर देखिए मोहन ने किसको, किसको पुस्तक दी, तो राधा को, दोनों उत्तर आ गए।
मतलब राधा और पुस्तक, यह है इंपोर्टेंट इसके अंदर। राधा प्राणी और पुस्तक अप्राणी, मुख्य क्रम पुस्तक प्राणी, यह है गौण क्रम। तो यह आपको पता चल जाएगा क्या किसे किसको यह प्रश्न करना होगा, ठीक है ना, यह पता हो जाना चाहिए। और इसमें देख लीजिएगा सीता क्या धो रही है, सीता कपड़े धो रही है, आगे इसमें भी। तो आपको सीधा ध्यान ये रखना है क्या किसे किसको से प्रश्न करना है, सकर्मक क्रिया का प्रश्न आए तो। अगला चलिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कर्म नहीं होता भाई, कर्म नहीं होता है। और कौन से प्रश्न करना है आपको, सीधी बात है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, बच्चा रोता है, रोना एक क्रिया है, ठीक है ना, कर्म नहीं होता है लेकिन क्रिया तो होती है भाई। कर्म नहीं है मतलब कोई कर्म नहीं है। तो देखिए बच्चा रोता है, कौन रोता है, उत्तर आ रहा है ना, बच्चा रोता है, कौन रोता है, बच्चा रोता है, तो उत्तर मिल रहा है अकर्मक क्रिया। जहां पर भी आपको पता लगाना है, सवाल सीधे डायरेक्ट आएगा, रोना, हंसना, हंसना ये भी अकर्मक क्रिया है, हंसना, खेलना, कूदना, ऐसी क्रिया डायरेक्ट आएगी और पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताइएगा अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी। ये ध्यान रखना, जब भी अकर्मक आए आप कौन से सवाल कर देना, और सकर्मक आए क्या किसे किसको से जवाब कर लेना। अकर्मक क्रिया खुद 3 प्रकार की है, स्थिति पूर्वक, स्थित्यर्थ पूर्ण, गत्यर्थक पूर्ण और अपूर्ण। इसमें स्थिति का पता चल जाता है, इसमें गति, कोई भी चीज गति होगी, है ना, गति करता हुआ कर्म रहित होगा, लेकिन ध्यान रखना गति हो, इसमें स्थिति का पता चलेगा, इसमें गति का, और इसमें क्रिया खुद अपूर्ण होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। 2 क्रिया और देख लेना, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, एक तो पूर्वकालिक, एक प्रणनातक क्रिया। पूर्वकालिक क्रियाएं जहां पर भी आगे, पूर्वकालिक जो भी क्रिया आएगी वहां पर हमेशा ध्यान रखना कर और करके लगा होगा उस क्रिया के साथ में। कैसे, जैसे खाकर, पढ़कर, सोकर, ठीक है ना, खेलकर, ऐसे हमेशा ध्यान रखना कर शब्द या फिर करके शब्द जरूर आएगा उस शब्द के पीछे। तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एक प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया आप शब्द से भी आपको पता चल रहा है किसी ना किसी प्रेरणा पाकर या प्रेरणा देकर, मतलब दूसरे के द्वारा किसी से प्रेरणा पाकर वो कार्य किया जाता है या करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, यानी कि मालिक नौकर से काम करवाता है, हमेशा ध्यान रखना यहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होगी। मतलब ये मालिक है वो उसको प्रेरणा देकर ये काम करवा रहा है, मतलब हमेशा करवाना, दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना, वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होगी। ये आप ध्यान रखेगा जाएगा, दोनों में से इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलेगा अगला आ गया विशेषण। विशेषण आ चुका है, पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी भाई अगर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। विशेषण देखिए पहला गुणवाचक और एक सार्वनामिक। गुणवाचक के अंदर आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा गुणवाचक के अंदर कैसे चलेगा। वहां पर गुणवाचक के अंदर गुण दे रखा होगा, देखिए अच्छा बुरा, ठीक है, काला गोरा, रंग का बारे दे सकता है, बड़ा छोटा, है ना, कद आकार का दे रखा, मीठा खट्टा ये भी दे रखा होगा, कोमल कठोर, युवा प्रौढ़, या फिर ग्रामीण शहरी, ताजा बासा, गंधहीन खुशबूदार, ठीक है ना। ये शब्द आपको दे रखे होंगे, आपको पहले से पता चल जाएगा इसके कहीं ना कहीं इस वस्तु के गुण बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं, क्वालिटी या फिर गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण खुद 4 प्रकार के हैं भैया, सार्वनामिक विशेषण खुद 4 प्रकार के हैं। अब प्रश्न आएगा इनमें से आता है, सार्वनामिक विशेषण लिख के आगे ये भी प्रश्न यहां से पूछता है, तो आपको यहां पर करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सा पकड़ में आ जाएगा। निश्चय संकेत अभी पढ़ के आए भाई, अभी पढ़ के आया था ना विशेषण सर्वनाम के अंदर पढ़ के आया था भाई, निश्चय और संकेतवाचक। वहां पर क्या था, ये तो था यह वे वह, और वो सीधा डायरेक्टली संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा था, और वो ही निश्चय और संकेतवाचक। ये देख लीजिएगा, ये पुस्तक मेरी है, अभी पढ़ के आए थे, और वो है का वो भाग इसके अंदर भी है, सार्वनामिक विशेषण भी है, सार्वनामिक सर्वनाम भी है। तो ये आप ध्यान रखना, ये पुस्तक मेरी है, इसके अंदर निश्चित संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला है अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो क्या है, यहां पर कोई लड़का मिलने आया, मतलब यहां पर कोई है, किसी है, ऐसे शब्द यूज होंगे, ठीक है ना, पता चल रहा है। प्रश्नवाचक में तो सीधा बात आपको पता चल जाएगा कौन है, क्या है, किसे है, किसको है, कब है, कहां है, ठीक है। और संबंधवाचक अभी पढ़ के आए थे, तो संबंधवाचक में जिस काम को करना ना हो उस काम को चिंतन करना भी मूर्खता है। तो जिस, उस, जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसके, ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा। संबंधवाचक वाले में ये शब्द याद होना चाहिए, प्रश्नवाचक में आपको सबको पता है,
अनिश्चय में कोई है, कुछ है, किसी है, ऐसे शब्द आ सकते हैं। निश्चयवाचक में यह है, वह है, वे है, ये है, तो ये शब्द आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका इनमें से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला और है, दो भाग और है इसके विशेषण में, देख लीजिएगा। एक तो है परिमाणवाचक और एक है संख्यावाचक। ये प्रश्न डायरेक्ट आता है, तो आपको ध्यान रखना जहां भी परिमाणवाचक आएगा, परिमाणवाचक आएगा ना, तो परिमाणवाचक में हमेशा ध्यान रखना वहां पर मात्रा का दे रखा होगा, मतलब वो चीज है ना वो नाप तोल वाली होगी। मात्रा परिमाणवाचक इसमें पता चल रहा है, मतलब उसका नाप तोल होगा भाई। नाप तोल मतलब एक इसमें भी दो भाग है, एक निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में कैसे, जैसे निश्चित में 5 किला है, 10 तोला है, यहां पर इसको नाप सकते हैं भाई, 5 किला, 2 किलो, 10 तोला, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, लेकिन अनिश्चित में ढेर सारा, कई किलो, इसमें कोई पता लगा सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि बता सकते हैं कि इसमें कितना किला है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से उदाहरण में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। और एक होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक वो होता है जिसको हम कोई भी वस्तु की हम गिन सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, हम उसको नापने की बात है तो इधर गिन सकते हैं, तो इधर। और इसमें भी देखिए, इसमें भी दो होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में देखिए दर्जन हो सकता है, हर एक हो सकता है, पहला, चौथा, दुगुना, ये शब्द इसके अंदर आएंगे भाई, सीधा पता चल जाएंगे, पहला है, छोटा है, दुगुना है, ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं ना। तो ये आएंगे निश्चित में, अनिश्चित में आएंगे। अनिश्चित में वैसे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे कुछ है, कई हैं, बहुत, काफी हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना यहां पर माप तोल वाले आएगी, यहां पर सीधी डायरेक्ट संख्या गिन सकते हैं वो वाला आएंगे, यहां पर तोल वाले नहीं आएंगे। अब देखिए, आज मैंने अधिक केले खा लिए, केले को गिन सकते हैं ना भाई, केले को गिन सकते हैं ना, आज मैंने अधिक केले खा लिए, अधिक केले खा लिए यहां पर आ जाएगा। लेकिन केले अगर 10 केले खा लिए तो यहां पर आ जाएगा, 10 गुना खा लिए तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। चारों भाग मैंने बता दिया विशेषण के, विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यहां से आएगा भाई, देख लेना, आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा और आपको सिर्फ इतने पता करना होगा कि इसमें कौन सा है, निश्चित है, अनिश्चित है, संज्ञावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है। चलिएगा, अब अगला टॉपिक आ गया अपने कौन सा, समास वाला देख लेते हैं भाई। सीधा सीधा तो समास का आपका मैंने देखा सिलेबस के अंदर डायरेक्टली तो मैंने कई शब्द मिला नहीं, लेकिन नहीं भी मिला है, लेकिन फिर भी समास से प्रश्न आना है भाई। ठीक है, इसलिए हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, फटाफट देख लेंगे। देखिए समास 6 प्रकार है, पहली बात तो ठीक है। समास के 6 प्रकार है, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुवचन समास, 3 इसके अंदर है, 3 अगली स्लाइड के अंदर। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, देखिए तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद देख लीजिएगा, उत्तर पद, उत्तर पद जो कि उत्तर पद किसको बोलते हैं, सेकंड वाले पद को, उत्तर पद सेकंड वाले पद को बोलते हैं। और सेकंड वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा, मतलब उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण होगा, मतलब वो प्रधान नहीं होगा, कारक की विभक्तियां आएगी बीच में। देख लीजिएगा, उत्तर पद सेकंड पद प्रधान होगा, पूर्व पद गौण होगा, लेकिन कारक और विभक्तियां इसके अंदर प्रयुक्त होने वाली है। देखिए ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, विद्यालय, विद्या के लिए, देखिए यहां पर विभक्ति आ रही है, विभक्ति आ रही है ना, पद चौथ, पद 6 चौथ, राजमाता, राजा की माता, मुन्नी श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है ना, इन सब के अंदर उत्तर पद यानी कि सेकंड पद है वो प्रधान है, सेकंड पद है वो प्रधान है, पहला पद है वो गौण है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बीच में विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। वहां पर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर क्या होने वाला, कर्मधारय समास के अंदर यह होने वाला है, पहला या पूर्व पद विशेषण होगा, मतलब विशेषण और विशेष्य क्या होगा इसके अंदर रोल रहने वाला है। पहला पूर्व पद विशेषण होगा, मतलब पहला यानी कि पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, मतलब उसकी विशेषता बताने वाला है, लेकिन सेकंड पद जो कि उत्तर पद होने वाला है वो विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब विशेष्य की विशेषता बताने वाला विशेषण होगा भाई, अगला पद उससे। ठीक है ना, अब देखिए मतलब सीधी सी बात यह है कि दो शब्द होंगे, एक दूसरे की विशेषता बताएंगे, एक शब्द आगे वाला होगा वो विशेषता बताएगा पीछे वाले शब्द की। देख लीजिएगा, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब क्या बोल सकते, कपड़ा बोल सकते, जिसका पीला है जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर, कपड़े के बारे में ना, जो पीला कपड़ा है ना, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। ठीक है, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, नवोडा, नव है जो आयु, कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्याधन, विद्या रूपी धन,
और नराधम, अध नीच है वो जो नर, ठीक है ना। तो ये उदाहरण आप सब देख लेना, क्योंकि आगे वाला जो शब्द है वो पीछे वाले शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। या अंबर की विशेषता सफेद बता रहा है, अंबर की पीला बता रहा है, पुरुष कैसा कायर, आयु कैसी नव, नयन कैसे कमल के समान, धन कैसा विद्यारूपी आदमी, या फिर नर कैसा अध यानी कि नीच, यानी नीच प्रकृति वाला ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रमधारय समास के अंदर विशेष्य विशेषण का प्रावधान होता है। पहला पद पूर्व पद विशेषण, सेकंड पद उत्तर पद विशेष्य। अगला है बहुवचन समास। बहुवचन समास के अंदर ऐसा होता है, ना तो पहला पद प्रदान होता है, ना ही दूसरा पद प्रदान होता है, एक तीसरा ही पद प्रदान होता है, और एक नवीनतम बल्कि तीसरा पद प्रदान होता है। और इसके अंदर ध्यान रखना, वाला, वाले, जिसका, जिसकी, जिससे, जो, ऐसे शब्द हमको बीच के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे गजानन, आनन गज जैसा है जिसके, यानी कि गजानन यानी आनन गज जैसा है जिसके, अर्थात गणेश जी का है। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी के हैं भाई। अंशुमाली, अंशु यानी कि किरण है माला जिसकी, अर्थात सूर्य भगवान की। माला किसकी है, किरण उनकी है, सूर्य भगवान की। तो यह आपको पता होना चाहिए। मतलब तीसरा अर्थ निकल जाए तो बहुवचन समास, एक दूसरे की विशेषता बताए, कर्मधारय, और बीच में कारक की विभक्तियां लगे तो तत्पुरुष समास हो गया। 3 कंप्लीट समास के अंदर 3 समास और बचे। ये देखिए 3 समास और हैं, अभी मैं पूरा बता दूंगा भाई, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दमन समास, द्विगु समास, अविभाव समास। दमन समास के अंदर देखिए, दमन समास के अंदर दोनों पद प्रदान होंगे, और दोनों पद के अंदर योजक चिन्ह भी लगा होगा, और हो सकता है फिर बाद में और या तथा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाला मिलेगा तो और तथा या मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा तो बीच में योजक शब्द मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, योजक शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द आपको द्वंद्व समाज के अंदर मिलेगा। दोनों पद प्रदान होने वाले, जैसे देखिए आज कल, आज या कल, माता पिता, माता और पिता, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, आस पास, पास आदि, सुरासुर, सुर या फिर असुर, धर्माधर्म, धर्म या फिर अधर्म, ये सभी उदाहरण दमन समास के हैं, ठीक है ना। अगला देखिए द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, विग्रह या करेंगे तो समूह या समाहार के रूप में हमें पता चल जाएगा। मतलब संख्यावाचक शब्द होगा और समूह का हमें इसके अंदर पता चलेगा। तो देखिए सप्ताह 7 दिनों का समूह, चतुर्भुज 4 मुखों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार, शताब्दी 100 अब्दों का वर्षों का समाहार। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां संख्यावाची शब्द होगा पहला, वहां पर द्विगु समास होगा। और अब बचा एक अविभाव समास, जिसके अंदर पहला पद होता है प्रधान, लेकिन समस्त पद अव्यय के रूप में होते हैं। पहला पद प्रधान होगा और पूरा पद क्या होगा, अव्यय के रूप में प्रधान होगा। इसके अंदर परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला है, परिवर्तन नहीं होता भी, देख लीजिएगा। यथाक्रम, कर्म के अनुसार, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, भरपेट, पेट भर के। तो ये सब उदाहरण थे, मैंने ये सब ऊपर बता दिया है। ये वाला अगर ऊपर वाला फॉर्मेट अगर आप फॉलो करेंगे तो बे समाज का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। जरूर से आप इसको ऊपर वाले को देख के जाइएगा। उदाहरण तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होगा ना कि भाई संख्यावाची, दोनों पद प्रधान, पहला पद प्रधान, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं, दूसरा पद अव्यय, और तीसरा अर्थ बहुव्रीहि समास, दोनों में विशेषता, क्रमधार्य, विभक्ति, तत्पुरुष समास। बस ये चीजें याद है तो कोई भी समाज से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना प्रत्यय। देखिए प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार है। प्रत्यय के 2 प्रकार है, एक तद्धित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। पहले हम तद्धित प्रत्यय ले रहे हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार है। ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ रहा है, क्रिया नहीं आ रहा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के अगर, ये तो आप सबको पता है ना, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के पीछे अगर प्रत्यय लगते हैं तो हमेशा वो तद्धित प्रत्यय कराएगा। लेकिन ध्यान रखना, धातु या फिर क्रिया के पीछे प्रत्यय लगेगा तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा, जो हमें अगली स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 6 प्रकार के: कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्नतावाचक, स्त्रीबोधक। कृतवाचक के अंदर देखिए
इसमें सब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द है, क्रिया वाला एक भी यहां पर नहीं है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। कृतवाचक जो कि कर्ता का बोध कराता हूं, जैसे सुनार, लुहार, दुखिया। अब देखिए सुनार और लुहार के अंदर आर पढ़ते हैं, कैसा आर पढ़ते हैं, दुखिया ईया पढ़ते हैं, तेली ई बड़ी पढ़ते हैं, सपेरा के अंदर एरा पढ़ते हैं। ये पीछे वाला शब्द साप धन एरा, ठीक है ना, तेल धन ई है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। दुख धन ईया, ये आपको संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए साथ में। संज्ञावाचक, भाववाचक। अब देखिए इसमें भाव बताया जा रहा है, इसमें भाव बताएगा, जैसे बुराई, जैसे बुर धन आई, ठीक है, बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा आपा पढ़ते। कड़वाट, कड़ धन आहट, आहट पढ़ते हो गया। बचपन, बच्चा धन पन, बचपन, है ना, ये देखिए बचपन में पन पढ़ते हैं, कड़वाट में आहट पढ़ते हैं, बुढ़ापा में आपा पढ़ते हैं, बुराई में आई पढ़ते हैं। संधि विच्छेद साथ में करना आना चाहिए। संबंधवाचक जो कि संबंध बताएगा, संबंध स्थापित करेगा, जैसे ममेरा, ममेरा के अंदर एरा पढ़ते हैं। सामाजिक के अंदर एक पढ़ते हैं, समाज धन एक हो जाएगा। विसेला, विस धन एला होगा भाई, वेला पढ़ते हैं। बहनोई, बहन धन ओई, है ना, तो ओई पढ़ते हैं। अब है अप्रत्ययवाचक, जिसके अंदर संतान का बोध कराए ना, संतान का बोध कराए। अप्रत्ययवाचक के अंदर हमें संतान का बोध कराएगा, मतलब वहां से नंबर राघव, रघु धन, ये देखिए राघव के अंदर अ पढ़ते हैं। गांगे ए पढ़ते, माधुर्य, मधुर धन य, ठीक है ना, ये पढ़ते। मैथिली ई पढ़ते। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर किसका बोध करा रहे हैं, संतान वाचक, संतान का बोध करा रहे हैं ये शब्द। उनतावाचक मतलब शब्द का लघु रूप, लघु रूप यहां पर बन रहा है, जैसे खटिया इया पढ़ते। मंडली ई मतलब छोटा रूप बन रहा है ना शब्द का। तपोला, ओला पढ़ते, पत्रिका में इका पढ़ते, पत्र धन इका हो गया, साप धन ओला हो गया, ठीक है ना, तो मंडल धन ये हो गया। अब देखिए स्त्री बोधक, यहां पर स्त्रियों के बोध कराएगा। ठाकुराइन में आयन प्रति हो जाएगा, देवरानी में आयन आनी प्रति, मालिन में इन पढ़ते और शेरनी में नहीं पढ़ते। तो यह आपको पता होना चाहिए। ऊपर भाग में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न दे दे और पूछ ले कौन सा भाग है और कौन सा पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। तदेत पढ़ते हैं, मैंने बता दिया है, पूरा का पूरा कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, उनतावाचक, अप्रत्ययवाचक, स्त्री बोधक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यह है क्रिया या फिर धातु के अंत में अगर प्रत्यय लगता है, उनसे होने वाला परिवर्तन, उनसे होने वाला जो शब्द बनता है वो हमेशा कृत प्रत्यय कहलाता है। तो देखिए इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्रिया वाले ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्रिया है, और वो पीछे वाले जितने भी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण थे, ये आपको पता होना चाहिए। मोटा अंतर यही है, यहीं से आपको प्रश्न पकड़ में आ जाएगा। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कृत प्रत्यय है या फिर तदित प्रत्यय, तो भी आपको अलग अलग निकालना आना चाहिए। कृतवाचक, देखिए कृतवाचक कर्ता का बोध करा रहे, जैसे चालक अक पढ़ते, बुलक्कड़ अक्कड़ पढ़ते, लुटेरा एरा पढ़ते, लूटधन एरा, पदाकू पढ़ना नाकू, है ना। याद है कि सब चालक, चलाना, भूलना, लूटना, पढ़ाना, सब क्रिया शब्द है, ठीक है ना, एक भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा आपको। क्रमवाचक, यहां पर क्रम का बोध करा रहे हैं। खिलौना ओना पढ़ते, सोंगनी में नहीं पढ़ते, चटनी में भी नहीं पढ़ते हैं। भाववाचक, यहां पर भाव का पढ़ते, भाव का बोध कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये भी शब्द हमेशा क्रिया वाले हैं। जैसे पूजा में आ पढ़ते, लिखना धन आई यानी कि आई पढ़ते, हंसना धन ई, हंसी ई, बपोती, है ना, ओती पढ़ते। करणवाचक, यहां पर साधन के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है, साधन, साधन का बोध कराएंगे ये वाले शब्द। जैसे बेलन के अंदर अन पढ़ते हैं, खुरचन के अंदर अन पढ़ते हैं, कतरनी के अंदर नहीं पढ़ते हैं, ओढ़नी के अंदर नहीं पढ़ते, और यह है क्रियाबोधक। जिस प्रकार से वहां स्त्री बोधक थे, यहां पर क्रिया बोधक है। अब क्रिया बोधक, यहां पर क्रिया का बोध हो रहा है, जैसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, चलती हुई, चलते हुए। तो यहां पर ये सभी है, सभी ये जितने भी शब्द बन रहे हैं ये सभी धातु और क्रिया से बनने वाले शब्द हैं। तो ये ध्यान रखना, कृत प्रत्यय के हमेशा धातु और क्रिया के बाद में लगते हैं, और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में लगते हैं। अब है अपना काल वाला टॉपिक, ये भी आपका सिलेबस के अंदर है, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, काल वाला। यहां पर मैं सीधा आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट एकदम, ठीक है ना। देखिए काल तीन प्रकार के आप सबको पता है, टेंस पढ़ चुके आप, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। ये वर्तमान है, वर्तमान का जो सामान्य काल है उसके अंदर ता है, थी है, ते हैं, ये हमेशा धातु क्रिया के साथ आते हैं, जैसे गरिमा, गाना, गाती है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में अपूर्ण, अपूर्ण के अंदर आपको वैसे भी पता चल जाएगा, जैसे ये राह है, रही है, ये लगेगा, प्रशांत खेल रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा भाई, ये आपको भी पता चल रहा है कि वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। संदिग्ध, संदिग्ध होगा, हो गया आएगा, जैसे राम पत्र लिखता होगा, और ये वाले ताती थी ये तो आएंगे,
और होगा होगी आएंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि भाई ये संदिग्ध वर्तमान है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। संभाव्य, संभावना या फिर आस का, शायद आज पिताजी आते, शायद सबसे ही आपको पता चल गया कि भाई ये कौन सा है, वर्तमान संभाव्य। आज्ञार्थ, राधा तू नाच और आप पढ़िए, मतलब मैं आज्ञा देने का भाव हो जिसके अंदर, मैं आज्ञा दे रहा हूं राधा तू नाचेगी तो ही आगे होगा कुछ, ठीक है ना, ये आज्ञा वाले शब्द है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, ये इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा, ये शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा। ये देखिए रा है अपूर्ण, ये पूरा हो गया, ये सब सामान्य होगा भाई पूरा, ये लिखता होगा, इसमें तो संभावना बनी हुई है, संदिग्ध है ना, और इसमें तो पूरी संभावना ही है शायद वाले में तो, और इसमें तो आज्ञा दे रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है भूतकाल, भूतकाल में या, ये, ही, ए, आए, ये शब्द आएंगे पीछे। ये देखिए श्याम गया, पीछे आ रहा है ना, या मतलब श्याम गया, और अब आसन भूत के अंदर वो सामान्य वाले के साथ में क्या आएगा, है आएगा, ध्यान रखना, श्याम गया है तो ये इसके अंदर आ जाएगा, आसन के अंदर। बाकी अगर गया तो इसके अंदर, अगर पीछे है लगे उसके तो आसन में आ जाएगा। पूर्ण के अंदर सामान्य के साथ था, थे, थी आ जाए, सामान्य वही शब्द के अंदर श्याम गया था तो इसके अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर उसमें ये। अपूर्ण के अंदर श्याम, देखिए क्रिया के साथ रही थे रात है, अब मतलब रा रे रही आ गया तो फिर श्याम जा रहा था तो भाई इसके अंदर आ जाएगा। संदिग्ध, सामान्य के साथ होगा होगी आ जाएगा, उसके अंदर होगा होगी अगर साथ में लग जाए सामान्य भूतकाल के अंदर तो फिर संदिग्ध में हो जाएगा। हेतु, हेतु में दो क्रिया साथ में होगी, ता ते ती क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है, जैसे वर्षा होती तो फसल होती, तो ये वाला शब्द इसमें आएगा, वर्षा होती तो फसल होती, ठीक है ना, इसलिए दो क्रिया साथ में बन रही है, और यहां पर कंडीशनल यानी कि संयुक्त क्रिया वाला शब्द बन रहा है, और दो एक साथ में, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है। चलिए अगला है भविष्य काल। भविष्य काल देखिए सामान्य, लीला जाएगी, इसमें सबको पता चल जाएगा भाई, मतलब वो जाएगी यानी कि अभी तक गई नहीं है, सीधा सा पता चल रहा है कि लीला जाएगी, जाने वाली है। समय शायद शब्द आपको पता चल रहा है कि शायद लगते ही आपको पता चल जाएगा ये भाई संभावना रहती है। और हेतु, हेतु तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यानी कि दो कंडीशन एक साथ में बन रही है, इसमें दो क्रिया एक साथ में बन रही। तो मैंने काल करवा दिया, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, संदेश, समास, काफी कुछ हो चुका है। चलते हैं आगे, और अब क्या है आगे, मेरा हिसाब से भाई साहब ये हो गया भाई। हाँ भाई, अभी तक कोई नया है तो भाई चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना भाई, ठीक है ना। मैं देख लेता हूं कोई और टॉपिक छूटा तो नहीं है, इसकी देखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से भाई जितने ये टॉपिक थे, एक कंसेप्ट वाले जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करता हूं कि एक क्लास और लेके आ जाता हूं ये, ठीक है ना, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी क्लास होगी तो आप भी खुद भी बोर हो जाएंगे, इसलिए एक क्लास और लेके आते हैं भाई। जो भी विलोम शब्द है, उपसर्ग है, वो बच गए ना, उसकी एक क्लास और लेके आ जाता हूं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए जितनी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे ना वो सारे सारे मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए, एक भी थ्योरी वाला नहीं बचा है, और पत्र वाला है वो थोड़ा बचे हुए, लेकिन वो अलग है। लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो यही टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला है, तो वो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। अब इसके अलावा एक क्लास और लेके आ जाते हैं, और जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए, तो एक और वीडियो बना लेते हैं जिससे कि आपके और तैयारी मजबूत हो जाए। अगर तक अभी तक आपने नए हैं इस चैनल पर, अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासें आपको जरूर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जिसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा देना होगा, और इसके अलावा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को और जारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर नोट्स और क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक होता है, तो फिर क्वेश्चन या फिर ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स जितना हो सके रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही नकारात्मक अंक
में बचा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एकदम टाइम पर समय रहते अभी नजदीक नजदीक जो दिन है ना, उन चीजों में अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो फिर वहां पर नकारात्मक के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि याद नहीं होता तभी तो कंफ्यूजन होता है। और अगर याद होगा, रिवीजन होगा, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होने वाला और सीधा डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है, सफलता मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, और हमें इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही बढ़िया वीडियो जो कि जितने भी टॉपिक पीछे छूट गए हैं उन सब टॉपिकों को लेके मैं अगले वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आ रहा हूं। धन्यवाद आपका।